कहानी की शुरुआत में हमें रियो नाम के एक बंदे को माइकल एंजल के सामने दिखाया जाता है, जो कि ट्रक उनके मेहरबानी से यहाँ पर आ गया होता है। माइकल भी यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि बहुत समय हो गया था जो कोई विजिटर उसे मिला है। रियो समझ जाता है कि वो रीइंकार्नेट होने वाला है, लेकिन वो पूछता है कि वो अपने न्यू लाइफ में क्या करेगा। माइकल कहता है कि रियो जैसे चाहे तैसे रह सकता है। माइकल को ये बताया नहीं गया है कि उसे रियो को कैसे या कौन से मिशन के लिए रीइंकार्नेट करना है। ये सुनने के बाद रियो सोचने लगता है कि भाई वो अपनी न्यू लाइफ में क्या करे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो माइकल से कहता है कि वो स्लो लाइफ जीना पसंद करेगा। माइकल रियो को बताता है कि वो फाई नाम की दुनिया में रीइंकार्नेट होने वाला है, जो कि पूरी मैजिक से भरी हुई है। हालांकि बस 20% ही लोग मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। रियो वाटर एलिमेंट में कैपेबल है। लियो ने स्लो लाइफ को चुना होता है तो उसे रोंडो के फॉरेस्ट में रीइंकार्नेट कर दिया होता है, जहाँ रियो को एक हाउस और 2 महीने का खाना प्रोवाइड कर दिया होता है। या रियो देखता है कि उसको जो घर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर एक आइस हाउस भी है। रियो समझ जाता है कि शायद ये भी मैजिक से ही बना हुआ है और ये फूड को स्टोर करने के लिए बना है। आगे रियो टेबल पे पड़ी हुई एक बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें इस जंगल में कौन कौन से मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। लैंग्वेज अलग होती है, फिर भी रियो इसे पढ़ पा रहा था। वैसे रियो को अपने घर के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि उसके घर के साइड में एक बैरियर भी लगा हुआ है, तो कोई भी मॉन्स्टर रियो के घर के एरिया के अंदर नहीं आ सकता। आगे रियो बाहर आता है और कहता है कि वाटर सामने आ जाओ। हम देखते कि एक वाटर बॉल आ जाता है। इसके बाद रियो इमेजिन करके सेम कहता है और हम देखते कि वाटर फिर आ जाता है। रियो समझ जाता है कि इमेजिन करके भी वो अपने वाटर पावर को कास्ट कर सकता है। आगे रियो एक टब में वाटर भरता है। रियो नहाने वाला था, लेकिन ये वाटर यकीनन ठंडा होता है। रियो बाहर आके लकड़ियों का यूज करके आग को जलाने की कोशिश करता है। वो काफी ज्यादा ट्राई करता है पर आग नहीं जलती। रियो सोच लगता है कि अब वो क्या करे। तभी रियो की नजर सन पे आती है। रियो को एक आइडिया आ जाता है। रियो एक बकेट में वाटर भरता है, फिर अपने पावर का यूज करके उस वाटर को फ्रीज कर देता है। रियो कहता है कि उसे डायरेक्ट आइस को कैसे कास्ट करना है इसके बारे में भी जानना होगा। स्पेशली अभी रियो को आइस स्पेयर बनाने का काफी ज्यादा मन हो रहा होता है। खैर आगे हम देखते कि आइस को शेप दे के रियो ने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बना दिया होता है। रियो उसका यूज करके सन की रेस से लकड़ी पे आग लगा देता है और आगे मस्त से गर्म पानी से नहाने लगता है। यार रियो सोचने लगता है कि अगर वो अच्छे से सोचेगा तो शायद से वो हॉट वाटर को भी डायरेक्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है। अगले दिन हम देखते कि रियो खाना खाता है। उसे पता है कि उसके पास 2 मंथ का खाना है, यानी उसे अभी से हंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उसका फूड सप्लाई भरा रहे। बुक को पढ़ने के बाद रियो को पता था कि बाहर के मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। इसे सिंगल नाइफ से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे ऑफेंसिव मैजिक सीखना होगा। रियो बाहर आके अपने एक वाटर बॉल को कास्ट करता है। वाटर बॉल काफी तेजी से आगे जाता है। रियो बहुत ही खुश हो गया होता है कि उसका पहला अटैक स्पेल सक्सेसफुल रहा। पर रियो जैसे ही ट्री के पास आता है वो देखता है कि इससे डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि रियो भी तुरंत रियलाइज कर लेता है कि ऐसे अटैक से कहाँ ही इम्पैक्ट होगा। खैर वो हार नहीं मानता, अभी तो उसने बस शुरुआत की है। रियो कहता है कि अगर वाटर बॉल से कुछ नहीं हुआ तो मैं वाटर जेट को कास्ट करूंगा। रियो वाटर जेट को कास्ट करता है पर इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये देखने के बाद रियो कहता है कि यार मैं तो हार गया। लेकिन तभी उसे माइकल के साथ हुआ अपना कन्वर्सेशन याद आता है। रियो ने माइकल से पूछा होता है कि वो अपने मैजिक को यूज कैसे करे। माइकल ने बताया कि रियो जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करेगा उसका मैजिक उतना ही गहरा होता जाएगा। उसे ट्रेनिंग करके बार बार इमेजिन करना होगा, फिर उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते कि शाम हो गई होती है। रियो लगातार खुद को ट्रेन कर रहा था और अब उसके वाटर जेट की रेंज भी काफी बढ़ गई होती है। रियो नहाने के लिए आ जाता है और हम देखते कि इस बार उसने आइस बनाने की प्रोसेस को ऑपोजिट यूज करके डायरेक्ट हॉट वाटर को कास्ट कर दिया था। अगले दिन हम देखते कि रियो हवा में से एक क्रिस्टल को बनाता है और उसे न्यूक्लियर शेप भी देता है, पर रियो देखता है कि इसको क्रिएट होने में काफी टाइम लग रहा है। खैर वो इसे आइस लांस नाम देता है। रियो इसे अटैक करता है, लेकिन इसकी भी रेंज बहुत ही कम होती है। खैर रियो अभी के लिए दूसरे स्पेल की भी प्रैक्टिस करता रहता है। आगे शाम हो जाती है। रियो अभी एक साथ काफी सारे आइस लांस को क्रिएट कर पा रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से काफी ज्यादा थक जाता है। रियो समझ जाता है कि उसका माना काफी खत्म हो गया होगा। इसके बाद हमें कई दिन बाद दिखाया जाता है। अभी रियो आइस लांस को बहुत ही जल्दी से क्रिएट कर पा रहा था। आगे रियो एक स्पेयर को भी बनाता है और अब हंटिंग करने के लिए बाहर जाने लगता है। रियो फॉरेस्ट में ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी आगे वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। हम देखते कि ये तो एक जंगली सुअर होता है। उसे देख के रियो की बॉडी कांपने लगती है। जंगली सुअर रियो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। रियो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जंगली सुअर पास आ रहा होता है। तभी रियो को अपने साथ अभी तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ याद आता है और हम देखते हैं कि वो करेक्ट टाइम पे साइड में हो जाता है। जंगली सुअर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो जरा अपने आप को होश में लाता है। वो अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में अभी मेरे पास मैजिक है। रियो सुअर के सामने एक आइस स्लाइड बना देता है, जिसपे सुअर फिसल जाता है। इसके बाद रियो आइस लांस को क्रिएट करता है और उधर टकराने से जंगली सुअर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ बुक से रियो को पता चलता है कि जंगली सुअर सबसे कमजोर
काइंड के हैं। रियो कहता है कि क्या वो सबसे कमजोर थे। रियो को यहाँ पर पता चलता है कि बुक के लास्ट 2 पेजेस में स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है। रियो को लास्ट के पेजेस में ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन दिखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ड्रैगन बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो पूरी सिटी तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नीचे एक नोट भी दी होती है, अगर ड्रैगन से आपका सामना हुआ है तो जितना जल्दी हो सके भागना है। हालांकि भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लकी रहे तो बच जाएंगे। अगले पेज में रियो को आकुमा के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखती है। ये फॉलन एंजल नहीं है, इनकी ओरिजिन क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस प्रे करो कि आपका इनसे कभी भी सामना ना हो। आगे रियो अपने कपड़े निकालता है। हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट में एक आदि मानव बन के गया होता है। वो यहाँ पर एक फ्रूट को खाता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि रियो पे एक असासिन हॉक बर्ड अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर दिया था। हम देखते हैं कि इस बर्ड का अटैक काफी खतरनाक था। इसके अटैक के इम्पैक्ट से पेड़ टूट गए थे। रियो भागने लगता है। वो अपने पीछे आइस शील्ड लगा रहा था ताकि असासिन हॉक उससे दूर रह पाए। रियो हमें बताता है कि असासिन हॉक एक स्लैश का यूज करता है जो एक टाइप का मैजिक है और ये इनविजिबल होता है। हालांकि इनका मेन वेपन इनके शार्प नाखून होते हैं जिससे वो सीधा अपने शिकार की गर्दन को उखाड़ देते हैं। रियो देखता है कि भाग के कुछ फायदा नहीं है। वो फाइट बैक करता है। पहले वो वाटर जेट से हमला करता है, लेकिन असासिन हॉक रियो के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और बहुत तेजी से रियो पे ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो अपने सामने नुकीली आइस शील्ड लगा देता है जिससे असासिन हॉक टकरा के नीचे गिर जाता है। हालांकि वो तुरंत ही हवा में उड़ जाता है। हम देखते हैं कि नुकीले आइस की वजह से असासिन हॉक की एक आंख फूट गई होती है। वो थोड़ी देर रियो को देख के यहाँ से निकल जाता है। रियो कहता है कि यार ये स्लो लाइफ जितनी मैंने सोची थी उससे काफी ज्यादा हार्ड है। आगे रात हो जाती है। हम देखते हैं कि असासिन हॉक से लड़ते हुए रियो घर का रास्ता भूल गया होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद से वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन तभी रियो को सामने एक रिवर के बीच में कोई दिखता है जिनके सर ही नहीं होते। इसके बाद हमें सीधा सुबह दिखाया जाता है जहाँ रियो फॉरेस्ट में एक स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो फिशिंग भी करता है। घर आने के बाद रियो अपनी ट्रेनिंग करता है। आगे हम देखते हैं कि वो समुद्र के गहराई में भी जाता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है। खैर वो वहाँ से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि रियो ने अबरसिव जेट नाम के एक न्यू मैजिक स्पेल को क्रिएट कर दिया होता है। इससे वो बड़े पत्थर को भी काफी आसानी से काट रहा होता है। रियो कहता है कि मैं मैजिक को काफी आसानी से सीखता जा रहा हूँ। आगे रात को हम देखते हैं कि रियो इसके पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक डलहन है। रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर बिगिनर एडिशन बुक में इस डलहन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो क्या ये मॉन्स्टर में कंसिडर नहीं होता या फिर बिगिनर एडिशन बुक के लिए ये कुछ ज्यादा ही है। खैर रियो इस पे अटैक करने लगता है, पर हम देखते हैं कि डलहन रियो के सारे ही अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। डलहन भी रियो पे एक अटैक करता है जिसे रियो अपने आइस से ब्लॉक कर देता है। डलहन और एक अटैक करता है जिसे रियो डॉज करके डलहन पे वार करता है। हालांकि डलहन तो बहुत ही आसानी से रियो के अटैक को डॉज कर देता है और वो रियो पे एक स्लैश मार देता है। रियो बड़ी मुश्किल से अपने आइस का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं कि वो नीचे गिर गया था। रियो अपने मन में कहने लगता है अभी भी मेरा इसके सामने कोई भी चांस नहीं है, पर एक कारण है जिसकी वजह से मैं रोज रात यहाँ पर आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कह रहा है कि वो मुझे शेप में लाएगा। तभी हम देखते हैं कि डलन के पास भी वाटर मैजिक है। वो अपने मैजिक का यूज करके अपने स्वॉर्ड को लंबा करता है और इसे एक वाटर स्वॉर्ड बना देता है। डलन रियो के पास आता है। वो इस इफेक्ट को हटा देता है और स्वॉर्ड रियो को देता है। क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं इसे मास्टर कर लूं? रियो स्वॉर्ड को लेता है। इसके बाद डलन यहाँ से चला जाता है। आगे सुबह हम देखते हैं कि रियो के सामने वही असासिन हॉक आ गया होता है जिसकी उसने आंख फोड़ी थी, पर रियो देखता है कि ये असासिन हॉक बहुत ही डार्क हो चुका है। रियो समझ जाता है कि ये इवॉल्व होकर यहाँ पर आया है। असासिन हॉक रियो पे अटैक कर देता है। रियो काफी सारी आइस वॉल को लगा देता है, लेकिन हॉक के अटैक से वो सारी बहुत ही आसानी से टूट जाती है। रियो भागने लगता है और हॉक के अटैक से बस बच ही रहा होता है। हॉक डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए रियो बहुत सारी आइस वॉल को एक साथ लगा देता है। हॉक उन सभी को तोड़ देता है। हालांकि रियो ठीक था, सामने से अटैक का होता है, इसलिए रियो ऑलरेडी आइस वॉल को रेडी कर देता है। वो आइसलैंड से हॉक पे अटैक करने का ट्राई करता है, पर हॉक वहाँ से निकल गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉक एक साउंड से रियो पे अटैक करता है, जिसकी वजह से रियो की सारी आइस वॉल वैनिश हो जाती है। हाँ ये क्या, ये तो सब गायब हो गई। क्या अब इसके पास कोई मैजिक निगेशन भी है क्या? यार इवॉल्व होके तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक मिनट, कुछ तो होने वाला है। हम देखते हैं कि हॉक रियो पे थंडर से अटैक कर देता है। रियो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज करता है। हॉक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो डलहन ने दी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और हॉक के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि रियो ने स्वॉर्ड में मैजिक डालना भी सीख लिया था। स्वॉर्ड का यूज करके आगे रियो हॉक के काफी सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे हॉक बहुत ही तेजी से रियो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रियो उसके बॉडी में स्वॉर्ड को घुसा देता है और आगे हम देखते हैं कि हॉक नीचे पड़ा होता है। रियो उसके पास आता है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ी, भले ही हम दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया और फिर भी तुम हार गए। यकीनन तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम भी मेरे सामने नहीं आते तो मैं खुद को इतना
उतना ग्रो नहीं कर पाता, तुम फिर से मेरे सामने आ जाओगे। इस बात को मैं जानता था, इसलिए मैं स्ट्रॉन्गर होता रहा। मुझे खुद को इम्प्रूव होने देने का चांस देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रियो स्वॉर्ड को निकाल देता है और असासिन हॉग खत्म हो जाता है। तभी हम देखते कि एक ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है। वो रियो के सामने ही आ जाता है। यह ड्रैगन बात कर पा रहा होता है। टेलीपैथी से वो लियो से कहता है, तुम ह्यूमन? हाँ, ये बात कर पा रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। बहुत समय हो गया जब मैं किसी से टेलीपैथी से बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। क्या टेलीपैथी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा किसी बर्ड से सामना हुआ है? वो असासिन हॉग था जो कि इवॉल्व हुआ है। हुआ तो है। वो तुम्हारा कोई मिनियन या रिलेटिव तो नहीं था ना? क्योंकि होगा तो मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। अच्छा, तो तुमने उसे स्लैश मारा है? हाँ, क्या बात है। दिखने में छोटे हो पर तुम्हारे फीट तो काफी इम्प्रेसिव है। वैसे वो जो रेयर वेपन तुम्हारे पास है, क्या ये? जैसे कि मैंने सोचा था, फेरी किंग की स्वॉर्ड। अगर उन्होंने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है, इसका मतलब ये है कि तुमने उनका फेवर अर्न करने के लिए कुछ किया होगा। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ सवाल करने हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? इसके बाद हमें सीधा शाम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन को वापस आने के लिए आवाज आ गई होती है। वो रियो से कहता है कि अभी उसे जाना होगा। ड्रैगन ने रियो को जो कुछ भी बताया होता है उसके लिए वो उसको थैंक्स कहता है। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम रियो है। रियो, मेरा नाम है लेविन। चलो मिलते हैं फिर से। इतना कहने के बाद ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। यार, लगा नहीं था कि मैं कभी ड्रैगन से भी बात करूंगा। फैंटेसी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे देखने मिलता है कि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है। आखिर उसके पास ये कैसे आया? 1000 साल पहले जब मैंने पहली बार उस लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था, उसके बाद से किसी के पास भी नहीं था। रियो का हिडन ट्रेट है इटर्नल यूथ, यानी इसका मतलब ये है कि रियो अभी हमेशा के लिए यंग ही रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो सी फूड लेने के लिए सी के पास आया था, लेकिन यहाँ पर वो एक क्रैश हुई शिप को देखता है। पास जाने के बाद रियो देखता है कि यहाँ पर एक बंदा मरा हुआ है, लेकिन तभी उसे साइड में से एक दूसरे बंदे की आवाज आती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है, रात में इसके शिप पे जायंट ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, इसलिए शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब बंदा देखता है कि वो जिंदा है। वो बाहर आता है। वो सोच रहा होता है कि भाई अभी वो कहाँ पर है। तभी इसे रियो की आवाज आती है। बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो रियो को बिल्कुल भी सीज नहीं कर पाया था। यहाँ पर रियो के ऐसे कपड़े देखने के बाद बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि वो रियो से क्या बात करे। खैर, बंदा रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम एबल है। एबल को पता चल गया होता है कि रियो ने उसे बचाया है, इसके लिए वो रियो को थैंक्स कहता है। रियो कहता है कि यार उसने कुछ ज्यादा नहीं किया है, उसने तो बस उसे घर लाया। रियो एबल से कहता है कि दूसरे कोई भी नहीं बच पाए। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी के दूसरे लोग थे वो स्मगलर्स थे, तो वो मारे गए हैं, ये तो अच्छा ही है। तभी एबल को भूख लग जाती है। ये दोनों खाना खाने लगते हैं। एबल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास दूसरे कपड़े नहीं है। रियो बताता है कि नहीं, और वो बिना धागे के नए कपड़े बना भी नहीं सकता। एबल रियो से कहने का सोचता है कि वो तो डायरेक्ट जाके नए कपड़े खरीद सकता है, लेकिन वो रुक जाता है। रियो की कंडीशन देखने के बाद एबल समझ जाता है कि उसके पास पैसे कहाँ ही होंगे। रियो बताता है कि यहाँ आसपास कोई भी लोग नहीं रहते। ये सुनने के बाद एबल थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये फूड डायरेक्ट रियो ने हंट करके हासिल किए होंगे। रियो भी हाँ कहता है। एबल पूछता है कि क्या रियो इस नाइफ का यूज करके हंटिंग करता है। रियो बताता है कि नहीं, ये बस सेल्फ डिफेंस और हंटिंग के बाद क्लीनिंग करने के लिए काम आता है। रियो एबल को अपना वाटर मैजिक दिखाता है और बताता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है। ये देख के एबल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो रियो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। रियो को याद आता है कि माइकल ने तो उसे कहा था सिर्फ 20% ही लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं। खैर, आगे एबल रियो से कहता है कि उसे कोस्ट देखना है, जहाँ पर रियो को वो मिला था। ये दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं। एबल रियो से पूछता है कि अगर वो एक मैजिशियन है तो उसके पास कोई स्टाफ नहीं है। रियो कहता है कि नहीं, वो स्टाफ को नहीं रखता। एबल को लग रहा होता है कि रियो उसे झूठ बोल रहा है। वो अपने मन में कहता है कि शायद से रियो की स्टाफ खो गई होगी और इसलिए वो ऐसे गरीबी में जी रहा है। यहाँ एबल को रियो एक कमजोर सा लड़का लग रहा होता है। वो रियो से कहता है कि वो रियो के आगे चलेगा ताकि कोई ट्रबल आया तो उसे तुरंत हैंडल कर पाए और रियो को कुछ ना हो। रियो कह रहा होता है कि यार मैं संभाल लूंगा, लेकिन एबल नहीं मानता। वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि वो हमेशा सबको बचाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि ये दोनों किनारे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि सारी डेड बॉडीज यहाँ से गायब हो चुकी हैं। यहाँ तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है। या तो उनको मॉन्स्टर ने खा लिया होगा या वो सी के भाव में चले गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरे साथ भी सेम होता। हाँ, मुझे कहना चाहिए कि मिस्टर एबल आप काफी लकी हो। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वैसे रियो, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है यार। तुम मुझे डायरेक्टली एबल कह के बुला सकते हो। यकीनन तुम हो जिसने मुझे बचाया है। तुम्हारे मुंह से मिस्टर कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मिस्टर एबल आप तो मुझसे काफी बड़े हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें सीधा एबल कह के ही बुलाऊंगा। शुक्रिया, मैं अपने सारे दोस्तों से भी मुझे ऐसे बात करने को कहता हूँ। अरे यार, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला ही नहीं। तो एबल, तुम अब आगे
ये क्या करने वाले हो? मुझे अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। एबल लून टाउन में जाने का सोच रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पर है। रियो को भी लून टाउन कहाँ पर है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एबल रियो से पूछता है कि क्या वो एबल का गाइड बन के उसके साथ चलेगा। यकीन रियो के लिए ये काफी अचानक था। एबल कहता है कि रियो इसे एक जॉब की तरह समझे और आगे रियो को इससे फायदा ही होगा। एबल बस रियो की हेल्प करना चाह रहा होता है। रियो थोड़ा सा सोचता है और वो एबल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एबल से कहता है कि उसे तैयारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो लोग कल लून टाउन के लिए निकलेंगे। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। आगे रात हो जाती है। रियो या एबल से कहता है कि उसे किसी को गुड बाय करने के लिए जाना है। रियो की ये बात सुनने के बाद एबल थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इतनी रात को कौन जग रहा होगा। रियो बताता है कि वो इसी समय पर आते हैं, मुझे उनको बताना होगा कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। एबल रियो को ध्यान से जाने को कहता है। रियो के जाने के बाद एबल यहाँ मन में सोच रहा होता है कि रियो ने तो उसे कहा था यहाँ पर कोई भी रहता नहीं। खैर एबल सोचता है कि शायद रियो किसी अपने लव्ड वन को प्रे करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियो डलहन के पास आया होता है। वो डलहन को बताता है कि कल से वो कुछ समय के लिए रोंडो फॉरेस्ट से दूर जा रहा है। डलहन ने रियो को अभी तक जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए रियो डलहन को थैंक्स कहता है। और यह इनके बीच में आज एक आखिरी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रियो बहुत ही ज्यादा थक गया था। डलहन जाने लगता है। रियो उसको एक और बार थैंक्स कहता है। तभी हम देखते हैं कि डलहन यहाँ पर एक बड़े से वाटर ऑर्ब को बनाता है और उसे रियो की तरफ भेजता है। हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक सुंदर सा आउटफिट होता है। क्या ये मेरे लिए है? आपका एक और बार शुक्रिया, मैं इसे प्राइड के साथ पहनूंगा। डलहन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। रियो ने डलहन ने दिए हुए आउटफिट को पहन लिया होता है। एबल भी उसे कहता है कि इसमें रियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये दोनों अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले रियो एक बार अपने छोटे से घर को देखता है। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। एबल कहता है कि वो इसे संभालेगा। एबल आगे जाके अपने कॉम्पैक्ट स्किल टोटल इम्पालमेंट को यूज करके सुअर को एक ही हिट में खत्म कर देता है। रियो भाई एबल के कॉम्पैक्ट स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने ये कहाँ से सीखा। एबल बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे स्वॉर्ड्समैन और वो लोग जो वेपन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं। आगे रात में हम देखते हैं कि ये दोनों एक पेड़ में अपना गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन अपने जर्नी को कंटिन्यू करते समय इनको लिजार्ड फोल्क मॉन्स्टर दिखते हैं। हालांकि मॉन्स्टर का इन पे ध्यान नहीं आया होता, तो ये दोनों चुपचाप से साइड से निकलने का सोचते हैं। लेकिन आगे बढ़ते समय रियो सेंस करता है कि बहुत सारे लिजार्ड फोल्क उनका पीछा कर रहे हैं। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो उनसे फाइट कर लेगा। रियो बताता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा है, वो अपनी मैजिक का भी यूज करेगा। एबल रियो से कहता है कि यार पर तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्टाफ है ही नहीं। रियो आइस लांस का यूज करके कुछ लिजार्ड फोल्क को खत्म कर देता है और एबल को बताता है कि आगे से और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं। यहाँ पर एबल रियो का मैजिक स्पेल को देख के हद से ज्यादा हैरान हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सभी लिजार्ड फोल्क को खत्म कर दिया होता है। एबल रियो से पूछता है कि उसने अभी कौन सी स्पेल को यूज किया था। रियो बताता है कि वो एक आइस लांस वाटर स्पेल है। एबल यहाँ पर इस बात से हैरान था कि रियो ने एक साथ 4 आइस लांस को क्रिएट कर दिया था। वो रियो को बताता है कि विंड मैजिशियन कहते हैं कि स्पेल को कास्ट करते समय एक टाइम पे बस एक ही कास्टिंग हो सकती है। तो रियो ने सिंगल कास्टिंग में 4 आइस लांस को कैसे क्रिएट किया। रियो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बताता है कि शायद विंड मैजिक के लिए ये अलग होगा, पर वाटर मैजिक के साथ ये करना बहुत ही आसान है। एबल कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले रियो एक ग्लास और वाटर को कास्ट करता है। वो एबल से कहता है कि हमें हाइड्रेट भी रहना बहुत ही जरूरी है। एबल यहाँ पर एक ब्रॉन्ज कॉइन को दिखाता है। यार मैंने पहले कभी भी पैसों को नहीं देखा। हाँ क्या सच में? ये सिंगल ब्रॉन्ज फ्लोरिन है। नाइटली किंगडम में इसे यूज किया जाता है। लून टाउन भी वहीं पर है। वाह यार नाइटली, ये कितना अच्छा नाम है। हाँ सेंट्रल प्रोविंस में हर कोई अपने अपने कॉइन्स को बदलते हैं, लेकिन वह सभी एक ही करेंसी का यूज करते हैं। क्या नाइटली किंगडम इसी सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट है? नाइटली किंगडम 3 बड़े नेशन में से एक है। दूसरे 2 है, एक डेवी एम्पायर और दूसरा हैंडलियो। हम देखते हैं कि डेवी नाम सुनने के बाद रियो का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। एबल पूछता है कि क्या उसे डेवी एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस डेबू ही नाम बहुत ही ज्यादा घटिया लगा। रियो की ये बात सुनने के बाद भाई एबल थोड़ा हैरान ही हो जाता है। खैर ये लोग काफी आगे निकल गए होते हैं। इनके सामने अभी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। आगे बढ़ते हुए एबल सेंस करता है कि साइड के पत्थर मूव हो रहे हैं। वो तुरंत जाके उस पत्थर को स्लैश मार के काट देता है। रियो भी आइस फॉल को लगाता है। हम देखते हैं कि उस पे भी पत्थर से अटैक हो गया था। हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ से रॉक्स आ गए होते हैं। एबल रियो को बताता है कि वो दोनों रॉक गोलेम के नेस्ट में आ चुके हैं। रॉक गोलेम को देख के रियो कहता है, अरे यार मुझे तो लगा था कि वो ज्यादा ह्यूमनॉइड शेप का होगा, जिसके हाथ या पैर भी होंगे। रियो मैं सबसे पास वाले को खत्म करने का ट्राई करता हूँ और तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? एबल अपनी कॉम्बैक्ट स्किल टोटल इम्पालेंट का यूज करके पास वाले गोलेम पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोलेम तुरंत ही हील हो जाता है और एबल पे ही अटैक हो जाता है। एबल पीछे
जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है। कोई भी फायदा नहीं है, वो तुरंत ही हिल होती जा रहे हैं। एबल अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो तो मैं एक अटैक को ट्राई करूं? हाँ क्यों नहीं। हम देखते कि रियो 10 लेयर आइस फॉल को कास्ट कर देता है और इस गोलेम के ऊपर उसे गिरा देता है। रियो के इस स्पेल को देखने के बाद एबल हद से ज्यादा हैरान हो जाता है और रियो से पूछता है कि आखिर ये क्या था यार। चलो एबल 2 गोलेम तक खत्म हो गए, बाकी पे भी मैं ऐसे ही स्पेल को कास्ट करूंगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो ने सभी गोलेम को खत्म कर दिया होता है। ये लोग आगे बढ़ गए होते हैं। इनके सामने एक बड़ा सा बेहेमोथ मॉन्स्टर इनको दिखाई देता है। तब ये दोनों देख रहे होते हैं कि बेहेमोथ पे अटैक करने के लिए वेवंस मॉन्स्टर भी आ रहे हैं। रियो तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि उसे अब 2 मॉन्स्टर के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। हालात को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बेहेमोथ मॉन्स्टर काफी डिसएडवांटेज में है। अरे नहीं एबल, बेहेमोथ आसानी से नहीं हारेगा। हम देखते कि वेवन बेहेमोथ पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि बेहेमोथ के पास भी मैजिक नेगेशन होता है, वो इस वेवन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखने के बाद एबल बहुत ही हैरान हो जाता है और रियो काफी खुश हो जाता है। अरे यार आखिर वो क्या था? वो काफी हद तक मैजिक नेगेशन जैसा था। आगे रात हो जाती है। ये दोनों एक जगह पे टेंट लगा के बैठ गए होते हैं। मैजिक नेगेशन, हाँ डंजन में मैंने इस जैसे इफेक्ट वाले ट्रैप के बारे में सुना तो है। क्या डंजन? कह रही हो तुम डंजन में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल, मैं एक दिन डंजन में जरूर जाना चाहूंगा। अरे फिर तो ये आराम से हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविंस में एक ही डंजन है और वो कहीं और नहीं बल्कि लून टाउन में ही है जहाँ पर हम जा रहे हैं। हाँ एबल, तुम अब तक मुझसे ये सीक्रेट रख रहे थे? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पता नहीं था कि तुम्हें डंजन में जाना इतना पसंद है। आगे रियो एबल को सारे सीक्रेट बताने को कहता है। एबल बताता है कि लून टाउन में एल्फ्स और डॉव्स रहते हैं। डॉव्स स्मिथ और फाइटिंग में काफी स्किल्ड है। एल्फ लून टाउन में सिर्फ एक ही है, बाकी के दूसरे एल्फ्स ने वुड्स में सेटलमेंट किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते हैं। रियो कहता है कि जैसे ही हम इस माउंटेन से आगे जाएंगे शायद से हमें एक ह्यूमन टेरिटरी दिखेगी। एबल रियो से पूछता है कि आखिर उसे इस सब के बारे में पता कैसे है। हम देखते हैं कि ड्रैगन ने रियो को इन सब के बारे में बताया था। रियो ने ड्रैगन से इस दुनिया के बारे में पूछा था। ड्रैगन ने रियो को बताया था कि जिस लैंड पे वो है वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से सी से घिरा हुआ है। नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन है उनके पार एक और कॉन्टिनेंट है। तो अगर कभी भी रियो के पास कोई पर्सन आता है तो वो नॉर्थ साइड से ही ह्यूमन टेरिटरी से आया होगा। यह रियो एबल से कहता है कि उसे बस पता है। एबल ऐसा समझ ले कि ये नॉलेज ह्यूमन काइंड के बियॉन्ड का है। एबल भी भाई कोई सवाल नहीं करता। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक ग्रे फोन मॉन्स्टर आता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी रियो अपना दिमाग लगाता है, वो अपने पास का मीट फेंकता है और एबल को भी सेम करने को कहता है। हम देखते हैं कि ग्रे फोन मीट को लेके यहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए एबल कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ पर बेमोथ, ग्रे फोन इन जैसे मॉन्स्टर भी हैं। ऐसी जगह के बारे में एबल को कुछ पता ही नहीं था। तभी रियो कहता है कि बेमोथ से फाइट करने के लिए जो वीवंस आए थे वो भी नॉर्थ साइड से ही आए थे, यानी यकीनन आगे इनका उनसे सामना जरूर हो सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रियो की बात बिल्कुल सच हो जाती है। इनके सामने वीवंस होते हैं। रियो कहता है कि क्या वो इनसे लड़े, पर एबल कहता है कि नहीं, वीवंस उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही है। उनको हंट करने के लिए कम से कम 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर चाहिए और इतना होने के बावजूद भी एडवेंचरर घायल जरूर होंगे। रियो बताता है कि आगे बढ़ना है तो इनको वीवंस का सामना करना ही पड़ेगा। रियो एबल से पूछता है कि अगर वीवंस जमीन पर रहे तो क्या वो उनका सामना कर पाएगा। एबल कहता है कि हाँ, अगर वो जमीन पर रहेंगे तो वो अपने स्वॉर्ड से उनको आसानी से स्लैश मार सकता है। रियो आगे बढ़ता है। एबल भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। रियो आइसल लांस का यूज करके वीवंस के बॉडी को जमीन में स्टिक कर देता है और हम देखते हैं कि एबल अपने कॉम्बैक्ट इम्पालमेंट का यूज करके इनको खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर और वीवंस भी आ जाते हैं। वो एबल पे अटैक करने लगते हैं। एबल अटैक को डॉज कर देता है। रियो आइसल लांस का यूज करके इन वीवंस पे भी अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ के सभी वीवंस को खत्म कर दिया होता है। एबल उनके बॉडी से जेम भी निकाल देता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वीवन से फाइट करना कभी इतना आसान भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें लाइफ और डेथ जैसी बैटल करना पसंद है? हाँ। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसा हमने फाइट किया है ये परफेक्ट है। चलो इसी प्लान पे स्टिक रहते हैं। ये दोनों काफी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आते समय इन्होंने काफी सारे वीवन को हंट कर दिया था। इनके पास अभी बहुत सारे मैजिक स्टोन आगे होते हैं। ये दोनों नॉर्थ में चलते चलते काफी दूर तक आ गए होते हैं। अभी हम कहाँ पर होंगे? कहीं हम डेबोई एम्पायर में तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, डेबोई एम्पायर तो किंगडम से नॉर्थ की तरफ है, तो ये डेबोई नहीं है। हाँ, ये सुन के अच्छा लगा। एबल भाई समझ नहीं पा रहा होता है कि डेबोई एम्पायर से रियो को इतना क्या दुश्मनी जैसा बर्ताव लग रहा है। रियो कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एम्पायर के खिलाफ नहीं है, उससे बस डेबोई ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एबल को भी याद आता है कि हाँ, रियो ने उसे ये बताया था। खैर तभी इनको सामने एक रोड दिखता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। एबल रोड की दिशा और पीछे के माउंटेन को देखता है। वो समझ गया होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। वो रियो को बताता है कि अगर वो रोड को वेस्ट की तरफ से फॉलो करेंगे तो वो कैलाडी टाउन में पहुंच जाएंगे। रियो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली अभी वो टाउन में जाएगा। एबल कहता है कि कैलाडी टाउन के फूड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया
है रियो को उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि दोनों केलरी टाउन के एक रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं। या एबल रियो से कहता है कि जब वो लूना टाउन में जाएंगे वहाँ पर वो रियो का एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। गिल्ड कार्ड से इन्फॉर्मेशन की वैल्यू डबल हो जाती है और अगर फिर से रियो किसी और टाउन में जाना चाहेगा तो गिल्ड कार्ड की वजह से उसे वहाँ पर एंट्री फीस भी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी यहाँ पर इनका खाना आ जाता है। रियो देखता है कि खाने में राइस करी है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि करी राइस उसकी फेवरेट ही होती है। रियो भाई तुम उसको इतना क्यों घूर रहे हो, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं यार मैं तो इसे बस प्यार से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम देखते कि रियो करी का एक बाइट लेता है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। रियो उसे घपा घप खाने लगता है। आगे रियो और राइस करी को ऑर्डर करता है। ओए एबल लून टाउन में भी करी राइस है ना? हाँ भाई है, चिंता मत कर। ये सुनने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि ये लून टाउन तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ टाउन का गेट के ऊपर नीमूर एबल को देख के हैरान हो जाता है। हे नीमूर कैसे हो? काफी समय हो गया देखे हुए। अरे आप तो गुम हो गए थे। हाँ लेकिन मैं जिंदा हूँ और वापस आ चुका हूँ। ये सब रियो का शुक्र है। हाँ क्या? एबल को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो ये इसकी एंट्री फी है। ओके सब कुछ ठीक है, आप दोनों आराम से जा सकते हैं। ये दोनों सीधा पहले गिल्ड की तरफ जाने का सोचते हैं। एबल रियो से कहता है कि वो वहाँ उसका रैंक अप के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रियो पूछता है कि ये रैंक अप क्या है? एबल बताता है कि अगर रियो नॉर्मली गिल्ड में रजिस्टर होता है तो उसकी रैंक एफ होगी, लेकिन बी या उससे ऊपर वाले रैंक के एडवेंचरर की सिफारिश से रियो को ई या डी से स्टार्ट वो करवा सकता है। ये बात सुन के रियो समझ जाता है कि एबल कम से कम बी या उससे अपर रैंक का है। एबल रियो को बताता है कि जितनी ज्यादा बड़ी रैंक होगी उसी हिसाब से हाई क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और क्वेस्ट को कंप्लीट होने के बाद रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। खैर रियो के पास तो बहुत सारे मैजिक जेम है तो एबल को अभी रियो के पैसों के लिए कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन रियो पूछता है कि आखिर ये मैजिक स्टोन वैल्यूएबल तो है ना? इसके बारे में अभी एबल को भी पता नहीं होता क्योंकि आज तक उसने भी कभी इतने सारे को एक साथ सेल नहीं किया है। वो रियो को बताता है कि अगर उनके पास जितने भी मैजिक स्टोन है उनको एक साथ बेच दिया जाए तो पूरा मार्केट की प्राइस ही क्रैश हो जाएगी। हालांकि एबल रियो से कहता है कि गिल्ड मास्टर इसके लिए कुछ करेंगे। ये दोनों एडवेंचरर गिल्ड के सामने आ गए होते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। एबल को देखने के बाद सभी एडवेंचरर्स भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी एबल के पास आ जाते हैं। इससे रियो को पता चलता है कि भाई एबल तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एबल अभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो रो यहाँ पर बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने यहाँ टाउन में इकलौती जो एल्फ है वो आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। लड़की रियो से कहती है तुम्हारा वो आउटफिट वो तो फेरी किंग का है, काफी अच्छा दिख रहा है। लगता है कि उसे तुम काफी पसंद आ गए। माफ करना मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। तभी एबल बाहर आता है। अरे यार तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ जाओ। तो दोस्तों ये है रियो, ये वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई है। ये भी एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरा नाम रियो है, आप सभी से मिलके अच्छा लगा। सभी रियो को एबल को बचाने के लिए थैंक्स कहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एबल यहाँ रियो का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया होता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो अपनी सिफारिश से रियो को डी रैंक से इंटर करवाना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट पहले थोड़ी सी हैरान हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो रियो को डी रैंक पे इंटर करवाएगी, लेकिन प्रोसेस को करने के लिए पहले रियो को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल। एबल अभी गिल्ड मास्टर से मिलना चाह रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप दोनों मीटिंग रूम में वेट करो, मैं उनको वहाँ पर भेज दूंगी। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। जैसे ही गिल्ड मास्टर को ये न्यूज मिलती है कि एबल वापस आ गया है, वो दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद उनके जान में जान आती है। गिल्ड मास्टर आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ। तुम्हारे गायब होने की न्यूज सुनने के बाद मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। वैसे ये मैजिशियन कौन है? यह है रियो, इसने मेरी जान बचाई है। हाँ क्या? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है ह्यूज मैग्नस, मैं यहाँ इस गिल्ड का मास्टर हूँ। आगे एबल गिल्ड मास्टर से कहता है कि वो रियो को रैंक अप करके डी रैंक पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। गिल्ड मास्टर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो भी कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए कि रियो कितना स्ट्रॉन्ग है। एबल कहता है कि रियो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर को इस बात पे विश्वास नहीं होता। खैर एबल गिल्ड मास्टर को रियो और उसने मिलके खत्म किए हुए मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन्स को दिखाता है। ये ग्रीन कलर के हैं, यानी विंड मैजिक से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी साइज और ये विविड कलर को देखा जाए, हाँ एबल ये मत कहना कि ये विवन से हैं। हाँ ये उनसे ही है। नामुमकिन, ये इतने सारे। आखिर तुमको कितने विवन से फाइट करनी पड़ी? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हमने साउथ के मेल्फस माउंटेन के विवन्स को हंट कर दिया। हाँ क्या कहा तुमने? मेल्फस माउंटेन? कार्डाई टाउन का रोड देखने के बाद मैं समझ गया था कि हम कहाँ पर थे। मैंने सुना है कि मेल्फस माउंटेन से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। नॉर्मल बंदे यहाँ तक एडवेंचरर भी उस माउंटेन के आस पास तक नहीं जाते। और तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों वहाँ से आते हुए ये सब किया। तो गिल्ड मास्टर क्या रियो की रैंक बढ़ाने के लिए इतना प्रूफ काफी होगा? हाँ ये तो मोर देन इनफ है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड के बाकी के मेंबर्स यहाँ पर उससे
मिलने के लिए आ जाते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद ये सभी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। एबल इन सभी को चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है। इसका नाम लिन है, ये है रिया और ये बंदा इसका नाम है वॉरेन। चलो तुम सभी यहाँ पर बातें कर सकते हो, हमारी मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है। रियो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता हूँ। नीना रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो रेडी करो। जी मैं अभी करती हूँ। रियो यहाँ से जाने लगता है। एबल जाने से पहले रियो से कहता है कि ये सब होने के बाद वो रियो को कुछ जगह दिखाना चाहता है। रियो ठीक है कहता है। आगे हम रियो को गिल्ड मास्टर के रूम में देखते हैं। क्या सच में मैं एक डी रैंक के तौर पर रजिस्टर होने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि एबल कितना कैपेबल है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि वो गिफ्टेड है, लेकिन मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो खुद से अकेला एक V1 को नहीं हरा सकता। यानी ये बात तो पक्की है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो। यकीनन तुम्हें डी रैंक आराम से दी जा सकती है। थोड़ी देर बाद नीना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो लेके आ जाती है। सबसे पहले रियो का इंटरव्यू होता है। चलो तो तुम्हारा नाम रियो है, मैं तुम्हारा क्लास मैजिशियन लेती हूँ। हाँ मैं एक मैजिशियन ही हूँ। तो तुम्हारे मैजिक का एलिमेंट क्या है? वाटर। रियो यहाँ पर पहली बार ही आया होता है तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। नीना बताती है कि रियो के रजिस्ट्रेशन से 300 दिन तक वो यहाँ गिल्ड के लॉजिंग में रह सकता है। तो रियो तुम कभी भी डंजन में नहीं गए राइट? हाँ मैं नहीं गया। गिल्ड हर महीने एक चेकिंग रेड डंजन में भेजती है जहाँ रूकीज को काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही डंजन में क्या क्या करना होता है इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या तुम इन चीजों में इंटरेस्टेड हो? हाँ बिल्कुल, इस महीने की रेड परसों होने वाली है। लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम भी ऐड कर देती हूँ, तो प्लीज परसों 9 बजे टाइम पे आ जाना। क्या 9 बजे? टाउन में एक क्लॉक टावर है, वहाँ से तुम टाइम को ट्रैक कर सकते हो। चलो अब तुम्हारा रिटर्न इंटरव्यू खत्म हो गया। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होगा। नीना रियो को एक क्रिस्टल पे हाथ रखने को कहती है। रियो हाथ रखता है। नीना रजिस्टर कहती है और हम देखते हैं कि रियो का गिल्ड कार्ड तैयार हो जाता है। ये लो रियो, यही तुम्हारा गिल्ड कार्ड। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हो। नीना और रियो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम रियो और एबल को एक साथ देखते हैं। रियो एबल से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। एबल बताता है कि रियो ने एबल को टाउन में पहुँचाया है तो इसका पेमेंट रियो को मिलने वाला है। वो लोग वही पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। रियो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ ली जाए। एबल तुम कितने अच्छे हो यार, पर ये स्टाफ किस लिए? अरे यार तुम एक मैजिशियन हो ना, मैंने नोटिस किया तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है। हाँ पर मैं यूज नहीं करता। मैजिक तो बिना स्टाफ के भी मस्त है यार। प्लस मिली वेपन की जरूरत पड़ी तो मेरे पास एक स्वॉर्ड है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। रियो तुम एक स्वॉर्ड को भी चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। अरे वो यहाँ पर है। अबे यार ये तो एक नाइफ जैसा है। सच में वो स्वॉर्ड है क्या? यहाँ पर एबल को कहा पता होता है कि इस स्वॉर्ड में रियो अपने वाटर मैजिक को डाल सकता है और वो स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ रियो को उसका पेमेंट मिल गया होता है। एबल अंदर ही होता है। वो रियो के कपड़ों के लिए खुद पे कर रहा था। रियो ने एबल से इस दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। रियो को पता चलता है कि यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसके कपड़े का मेजरमेंट भी यहाँ पर सेंटीमीटर में किया गया था और यहाँ पर उसे रियल दुनिया जैसी करीराइज भी खाने को मिली। रियो समझ जाता है कि ये दुनिया फंडामेंटल्स के मामले में उसके रियल दुनिया जैसे ही है और शायद से रियो से पहले यहाँ पर कोई उसी की दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ होगा। एबल बाहर आ जाता है और वो रियो से कहता है कि उसने कुछ अरेंज किया है। हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एबल के वापस आने से और रियो के यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर एक पार्टी अरेंज की होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नीना रियो को गिल्ड के लॉज के एक कमरे में ले जा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी 2 एडवेंचरर रह रहे होते हैं और नीना को यहाँ पर देखने के बाद एक बंदा बहुत ज्यादा पगला जाता है। हम देखते हैं कि इसका नीना पे क्रश होता है। खैर नीना इन दोनों को रियो से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अब से वो इन दोनों के साथ ही रहने वाला है। ये दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। वो रियो को दिल से वेलकम करते हैं। इसका नाम है निल्स और पीछे वाले बंदे का नाम है एटो। ठीक है रियो, अब मैं चलती हूँ, कल टाइम से आना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे यार नीना कितनी सुंदर है ना? क्या निल्स तुम फिर से चालू हो गए यार? तुम्हें पता है ना कि क्लर्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है यार, हर बंदे का सपना होता है कि वो कोई एक बिग शॉट बन जाए और एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाए। तभी हम देखते कि नीना यहाँ पर फिर से आ जाती है। माफ करना पर हमारे पास एक और न्यू रजिस्टर एडवेंचरर है जो कि लॉज को ढूंढ रहा है। हेलो, मेरा नाम एमोन है, मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक्स। वाह तुम तो काफी यंग हो यार, तुम एडवेंचरर कैसे बने? हाँ मैं अभी 16 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली गुजर गई है। सोचा एडवेंचरर बन के अपना गुजारा करूँ, इसलिए मैं यहाँ लून टाउन में आ गया। यहाँ पर लगभग सभी का यही सीन है भाई। वेलकम। रियो, एमोन भी कल डंजन रेड के लिए अटेंड करने वाला है, तो तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम है रियो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। इसके बाद हमें एबल को उसके पार्टी मेंबर के साथ दिखाया जाता है जहाँ उसने इन सभी को रियो ने क्या क्या किया इसके बारे में बता दिया होता है, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। लिन कहती है आइस वाली वाटर मैजिक में काउंट होता है ठीक है, पर तुम कह रहे हो कि वो इतनी बड़ी आइस वाल थी कि एयर स्लैश उसे स्लैश नहीं कर पाया, और ऊपर से एबल तुम ये भी कह रहे हो कि उसने हवा में ही बड़ी सी आइस वाल को बना दी थी जो स्क्वायर शेप में थी और उसने उसे सीधा माउंट
मॉन्स्टर पे गिरा दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर मैं झूठ क्यों बोलूं, उसने ये सब ही किया था। पहली बात, मैजिक को सिर्फ मैजिशियन के रेंज के अंदर ही कास्ट किया जा सकता है। स्पेल को कास्ट करना ये बात अलग है, पर उसे काफी दूर पे कास्ट करना ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। लिन शांत हो जाओ, एबल खुद कह रहा है उसने ये सब देखा है। इतना ही नहीं है, एबल ने तो ये भी कहा है कि उसने आइस स्पेयर को यूज करके वीवर्स को स्लैश कर दिया, ये भी इम्पॉसिबल है। वीवर्स के पास उनके अराउंड एक विंड शील्ड होती है जो कि मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अरे हाँ यार, अभी मैं सोच रहा हूँ तो याद आ रहा है, ये तो सच है, पर मैंने जो देखा वो कुछ गलत नहीं है। जितना मुझे पता है बस एक ही पर्सन है जो कि ऐसा कुछ करने के कैपेबल था, द फेमस इन्फेर्नो मैजिशियन। इन्फेर्नो मैजिशियन, उनके बारे में रूमर्स है कि वो 1000 इंपीरियल ट्रूप्स को एक ही चांद में कास्ट कर देते थे। अपनी सोलिटरी स्पेल से वो वीवर्स को राख बना देते थे और कहा यह भी जाता है कि वो एक इंचार्टेशन से पूरे टाउन को वाइप कर सकते थे। रियो का उनसे कंपैरिजन थोड़ा बैठ रहा है। तो एबल, जो तुमने भी कहा है अगर वो सही है, यानी रियो एक इनक्रेडिबल खोज है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो इससे भी बुरा ये होगा कि क्या होगा अगर वो इंपीरियल की साइड हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि इंपीरियल का नाम डेबू ही। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खैर, अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीचर यहाँ आज डंजन में जितने भी एडवेंचरर जा रहे होते हैं उनको बताते हैं कि आज दोपहर को वो सभी डंजन की पहली लेयर में जाने वाले हैं। एमोन बॉय बहुत ही ज्यादा पैनिक था। रियो उसे चिल होने को कहता है। टीचर सभी से पूछते हैं कि अगर लेयर में जाने से पहले किसी को कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। रियो पूछता है कि सर क्या पहले क्लियर की हुई लेयर में तुरंत जाने का कोई रास्ता है? टीचर कहते हैं कि क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता है। साउथर्न प्रोविंस के कुछ डंजन में जहाँ तुमने बताया वैसे जा सकता है, हालांकि लून टाउन में जो डंजन है वहाँ ऐसे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैंने भी बस रूमर ही सुने हैं, तो मैं डिटेल्स में तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। रियो थर को थैंक्स कहता है। अबे यार, ये तुरंत ट्रैवल का क्या सीन है? मैं तो हैरानी हो गया कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता है। हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि तुम एक डी रैंक पे हो रही हो। अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो बस ऐसे ही सुना था तो पूछ लिया। आगे हम देखते कि ये सभी डंजन के पास आ गए होते हैं। टीचर बताते हैं कि डंजन लून टाउन के सेंटर में है। हालांकि असली बात तो ये है कि इस टाउन को ही डंजन के अराउंड बनाया गया है। हर साल डंजन में अभी मॉन्स्टर का पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसे ग्रेट टीडर बोर कहा जाता है। मॉन्स्टर या सरफेस में नहीं आ सकते तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ डंजन के आसपास फुल प्रोटेक्शन है। मॉन्स्टर कभी भी टाउन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। रियो टाउन के आउटर वॉल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये है टाउन के आउटर वॉल, आउटसाइड के अटैक से ये सेफ रखती है। हाँ, और यहाँ की वॉल्स डंजन की मॉन्स्टर को भी सेफ रखती है। लेकिन यहाँ पर एमोन भाई ग्रेट टीडल के बारे में ही सोच रहा होता है। उससे वो ग्रेट टीडल बोर एक तबाही जैसा साउंड कर रहा होता है। टीचर कहते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि वो कुछ सालों में बस एक ही बार ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो अभी के समय पे होने वाला है। तो तुम रुकिस को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें यहाँ पे डंजन के पास वाले ऑफिस को दिखाया जाता है। जो कोई भी डंजन में जाता है तो उसका नाम और किस समय में वो डंजन पे गया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये लोग अभी सीधा डंजन के अंदर जा सकते हैं। रियो एमोन से कहता है कि भाई तू जरा रिलैक्स हो जा, जरा बड़ी सी ब्रेथ ले ले। एमोन भाई एक बड़ी सी ब्रेथ लेता है और वो रियो से कहता है कि उसे अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। रियो से कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम सब एक साथ हैं। आगे ये लोग डंजन के अंदर आ गए होते हैं। टीचर इनसे कहता है कि ये डंजन की फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर छोटे मोटे मॉन्स्टर है, ये लोग फ्रीली एरिया को देख सकते हैं। हम रियो और एमोन को देखते हैं जहाँ रियो को सामने से एक मॉन्स्टर सेंस हो रहा होता है। एमोन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। रियो एमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को अपने मैजिक से रोक लेगा, फिर एमोन उस पे अपनी स्वॉर्ड से वार करेगा। एमोन ठीक है कहता है। हम देखते कि ये एक सोल्जर एंट मॉन्स्टर होती है। रियो को इसके बारे में पता होता है, इसने इस मॉन्स्टर के बारे में बिगिनर एडिशन मॉन्स्टर बुक में पढ़ा था। रियो एमोन से कहता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नेक पे हमला कर दिया जाए। रियो आइस लांस का यूज करके मॉन्स्टर को एक जगह पे स्टिक कर देता है। फिर आगे एमोन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। क्या बात है यार, हमने ये कर लिया। हाँ चलो अब इसका मैजिक स्टोन लेते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। रियो मॉन्स्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ रियो और एमोन ने अपना पहला डंजन सफर सक्सेसफुली पार कर दिया था। तो यहाँ इनकी पार्टी चल रही होती है। सच कह रहा हूँ, मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुमने अपने फर्स्ट डंजन रेड में ही एक सोल्जर एंड को हरा दिया। सच में तुम दोनों तो कमाल के हो। अरे ये सच नहीं है, मैंने तो बस फिनिश किया है, बाकी सब तो रियो ने ही किया था। एमोन तुमने अपने ब्लेड से एक परफेक्ट स्ट्राइक किया था, इसलिए एंड फर्स्ट वार में खत्म हो गया। सारा क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है यार। और सबसे जरूरी मैजिक स्टोन था भाई, उसको लेके तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया। वैसे तुम दोनों कल क्या करने वाले हो? मैं तो फिर से डंजन में जाना चाहता हूँ, लेकिन अकेले जाने के ख्याल से मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा हूँ, तो पता नहीं कल मैं क्या करूंगा। एमोन तुम मेरे साथ आओगे? मैं डंजन की थर्ड लेयर में जाने का सोच रहा हूँ। क्या सच में? तो मैं बिल्कुल आऊंगा। वैसे वो एंड फर्स्ट लेयर में आई थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेक्चर के हिसाब से ये तो सही नहीं है। हाँ रियो तुम गलत नहीं कह रहे हो, नॉर्मली फर्स्ट लेयर में सिर्फ वो बैट्स ही होते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट को सुना था कि पिछले कुछ महीनों से सोल्जर एंड फर्स्ट और सेकंड लेयर में दिखाई देने लगी है। वही तो मैं सोच
सोच रहा हो आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एबल यहाँ पर आ जाता है और रियो को बताता है कि सोल्जर एंड टनल को खोद सकती है। ऐसा करके वो फर्स्ट लेयर तक आ गई। एबल को देख के तीनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यकीनन इन लोगों को पता है कि एबल क्रिम्सन पार्टी का लीडर है। हम देखते हैं कि भाई नील्स और एबल का बहुत ही बड़ा फैन होता है। वो एबल को पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और आगे बताता है कि एबल उसका हीरो है। हमें पता चलता है कि नील्स अभी F रैंक पे है। खैर नील्स या एबल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ हैंडशेक कर सकता है और यकीनन एबल इसके लिए हाँ करता है। रियो एबल से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एबल बताता है कि उसकी पार्टी को एक क्वेस्ट मिला है। हालांकि क्वेस्ट में जाने के लिए अभी टाइम है, तो वो ऐसे ही रियो से मिलने के लिए आया है। यहाँ पर एबल के पार्टी के मेंबर भी आ जाते हैं। वो थोड़े से नाराज थे कि एबल उनको बिना बताए यहाँ पर आ गया था। एबल बहाना मार रहा होता है कि वो बस एक वेटरन होने के नाते रूकीज को एडवाइस देने के लिए आया था। लेकिन तो बिल्ली ने वॉरेन को ऑर्डर देती है और हम देखते हैं कि वॉरेन भाई एबल को उठा लेता है। वॉरेन भाई रुक जा यार, मैं अपना चल सकता हूँ। रियो यार तुम कुछ कहो ना। लिन यहाँ रियो के पास आती है और उसे घूरने लगती है। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? पीछे से रिया लिन को चलने को कहती है। रियो प्लीज माफ कर देना, लेकिन अभी हमें एबल को ले जाना होगा। हमें गिल्ड मास्टर से बात करनी है, तो वहाँ एबल की जरूरत होगी। अरे हाँ बिल्कुल, आप माफी क्यों मांग रही हैं? एबल यकीनन क्रिम्सन सॉर्ड का लीडर है, उसकी जरूरत तो होगी ही। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों भाई यहाँ पर हैरानी थी कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। अरे यार मिस रिया वो सच में एक जीनियस एंजल है। बड़े भाई एबल वो कितने इम्प्रेसिव है यार। रियो भाई समझ नहीं पा रहा होता है कि इन दोनों को क्या इम्प्रेसिव लगा। हमें इनको दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें रियो को वैसे घूरना नहीं चाहिए था। वो एक इनक्रेडिबल मैजिशियन है, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा ही ना। मुझे यकीन है कि तुम भी इसमें इंटरेस्टेड हो। हाँ तुम सही हो, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे हम देखते कि ये दोनों डंजन में आ गए होते हैं। अब ये तीसरे लेयर पर होते हैं जहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर थे। रियो और एमन मिलके इन मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। एमन भाई काफी ज्यादा थक गया था। एमन तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप में कुछ ऐसी बात है जो मुझे एबल की स्वॉर्ड्समैनशिप की याद दिलाती है। तुमने कहा था कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे विलेज से एक फॉर्मर एडवेंचर थे। हाँ उनका नाम किरो है। उन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप रॉयल कैपिटल के एक मेजर स्कूल से सीखी है। वो एक फेमस स्टाइल थी द हम स्कूल, और वही मैंने सीखी है। मुझे यकीन है कि एमन अगर तुम और प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे जैसे कि एबल है। रियो मुझे तो लगा था कि तुम एक मैजिशियन हो, लेकिन लगता है कि तुम स्वॉर्ड को भी बहुत ही अच्छे से चला लेते हो। हाँ मेरे एक मेंटर थे जिनके साथ मैंने काफी पहले प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुझे मेरे स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है। खैर मैं उतना भी कुछ स्वॉर्ड चलाने में माहिर नहीं हूँ। वैसे फाइटिंग करने के बाद तुम काफी ज्यादा थक गए थे। हाँ तुम सच में ऐसा सोचते हो? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू में सभी के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन एमन जैसे तुम एक बार मास्टर हो जाओगे तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन स्किल बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाएगी। अगर तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें डेली रनिंग और अपनी स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस किया करो। हाँ क्या? हाँ लगातार ये करने से तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। मैंने एबल के साथ काफी ट्रैवल किया है। मैंने देखा था कि वो सुबह जल्दी से उठ के ट्रेनिंग किया करता था। भले ही एबल एक गिफ्टेड है, लेकिन उसको भी उस फॉर्म के लिए खुद को मेंटेन रखना पड़ता है। क्या सच में एबल भी करूंगा? यार मैं भी करूंगा, जितनी मेहनत होगी मैं सब करूंगा। हाँ ये हुई ना मर्द वाली बात। अगले दिन हम देखते कि रियो टाउन के एक बड़ी सी लाइब्रेरी में आता है। रियो को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी है। हम देखते कि रियो मेनली यहाँ एल्केमी के बारे में जानने के लिए आया होता है। उसके लिए वो कुछ बुक सेलेक्ट की होती है। आगे हम रियो को बाहर बैठा देखते हैं। वो उन बुक को परचेस करने के बारे में सोच रहा होता है। तब यहाँ पर अचानक से अंधेरा होने लगता है। हम देखते कि यहाँ पर एक इक्लिप्स हो जाता है। रियो भी इससे हैरान था। तभी रियो को अपने आसपास कुछ सेंस होने लगता है। तभी हम देखते कि रियो पे फायर से अटैक हो जाता है। हालांकि रियो ने इसे ऑलरेडी सेंस कर लिया था। वो अपने वाटर मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है। हम देखते कि ये लड़की जिसने रियो पे हमला किया था, इससे देख के रियो पहचान जाता है कि ये एक अकुमा कैटेगरी वाली है। रियो इसकी पावर को सेंस कर पा रहा होता है। लड़की रियो पे अटैक कर देती है। रियो काफी सारे आइस वॉल को बना के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हालांकि ये अटैक लगातार हो रहा होता है। रियो अटैक का खत्म होने का वेट कर रहा था। तब ये लड़की रियो पे विंड मैजिक से अटैक कर देती है। अटैक रियो को हिट हो जाता है, लेकिन फेरी किंग ने दिए हुए रोप की वजह से रियो को कुछ भी नहीं होता। लड़की भी ये देखने के बाद हैरान हो गई होती है। वह कहती है हेलफायर से तुम खुद को गार्ड कर पाए, यकीनन ये काफी बड़ी बात थी, लेकिन इम्पैक्ट होने के बाद भी विंड लांस को कैसे डिप्लेक्ट कर पाए? एक सेकंड, वो रोप जो तुमने पहना है वो तो फेरी किंग का है ना? मैं समझ गई, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। लड़की स्वॉर्ड से रियो पे अटैक कर देती है। रियो ने भी यहाँ पर अपने वाटर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है। लड़की अटैक करने के लिए जा रही होती है। रियो उसे ब्लॉक कर देता है। हम देखते कि धीरे धीरे ये इक्लिप्स भी हट रहा होता है। रियो काफी सारे आइसल लांस से लड़की पे अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। साथ ही भागते हुए खुद को मेंटेन करने के लिए वो विंड मैजिक का भी यूज कर रही होती है। लड़की एक जंप लगा के रियो पे अटैक कर देती है। रियो इसे भी बस ब्लॉक कर देता है। रियो मन में कहता है कि अगर मैं बस डिफेंस करता रहा तो वो जल्द ही मुझ पे भारी पड़ सकती है। वैसे इसके अटैक मेरे टीचर के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तो फेरी किंग ने तुम्हें वो स्वॉर्ड भी दे दिए। हाँ आखिर तुम कौन हो? लड़की
लड़की हेल फायर को कास्ट करती है, लेकिन रियो ऐसा लांस से उसके अटैक को बुझा देता है। हाँ, आखिर तुम इतनी फास्ट कास्टिंग कैसे कर पा रहे हो? तुम एक मॉन्स्टर हो, वो तो तुम हो, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, अभी मरो। लड़की अटैक करती है, हालांकि रियो काफी आसानी से उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। रियो को चांस मिल जाता है, वो बहुत सारे ऐसे लांस से लड़की पे अटैक कर देता है। लड़की जमीन पर पैर मार के अपने दोनों साइड में वॉल बना देती है, लेकिन रियो ने यहाँ पर ऑलरेडी वाटर जेट बनाए होते हैं। इनका अटैक लड़की पे हो जाता है। रियो काफी तेजी से लड़की पे वार करने के लिए आ जाता है। लड़की भी सामने आती है, दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा जाती है। रियो देखता है कि लड़की के घाव तो बहुत ही जल्दी से हील हो रहे हैं। तभी लड़की रियो को पीछे पटक देती है। वो रियो पे हेलफायर से अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वाटर की बूंदी आ जाती है जो कि हद से ज्यादा गर्म होती है। लड़की की इससे पूरी बॉडी जलने लगती है। रियो नीचे के वाटर से भी उसे घेर लेता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि लड़की अपनी असली पावर को अनलिश करती है। एक क्लिप्स बस खत्म होने के लिए आया होता है। लड़की अपने स्वॉर्ड को ऑफ कर देती है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब बैटल को इतना एंजॉय किया। तुम काफी इंटरटेनिंग ह्यूमन हो, तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से निकल लो। हाँ, मुझे लगा था कि तुम भी अपने आप में एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा था कि हम इस फन को कंटिन्यू रखेंगे जो टीमन मैंने बनाया था। इसमें मुझे बस और थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। मेरा नाम लियोनारे है, तुम्हारा क्या है? मेरा नाम है रियो। अकुमा, ओह तो तुम जानते हो। लगता है कि मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए था। तुम कोई ऐसे दुश्मन नहीं हो जिसे टाइम लिमिट के अंदर हरा सकते हैं। ध्यान रखना रियो, जब तक हम फिर से मिलते हैं, या तुम्हें या मेरे काइंड में से कोई और। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रियो, तुम्हें जीना होगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब मुझे बिलोंग करती है। तुम्हारी जान तो बस मैं ही लेके रहूंगी, और अगली बार हम जब मिलेंगे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। हम देखते हैं कि लियोनारे यहाँ से गायब हो जाती है। चलो यार, मैं तो बच गया। अगर ये रोप नहीं होता तो मेरा शोल्डर तो गया था। आगे हम देखते हैं कि रियो ने अपने एक मैजिक स्टोन को बेच दिया होता है। उसे काफी सारे पैसे मिल गए होते हैं। रियो को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक मैजिक स्टोन से उसे इतने पैसे मिले हैं। रियो अभी इनका यूज करके बुक को परचेस करने वाला होता है। रियो समझ गया होता है कि पैसों के मामले में उसे चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। रियो अपने रूम में आता है। उसे अपने रूम में अपने रूममेट्स नहीं दिखते। रियो खिड़की से बाहर देखता है, या उसे देखने को मिलता है कि रूम नंबर 1 के कुछ बंदे इनको परेशान कर रहे होते हैं। ये गुंडे टाइप होते हैं और शायद से इन्होंने इनको पीटा भी था। तभी रियो यहाँ पर आके इनकी बैंड बजा देता है। डैन नाम के इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो रियो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो उसकी बैंड बजा देता है। आगे हम देखते हैं कि सभी नहाने के लिए आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इटो एक प्रीस्ट है और उसे हीलिंग मैजिक आता है। वो रियो के शोल्डर पे लगे हुए चोट को हील कर देता है। इटो रियो को बताता है कि अगर अटैक रियो के दिल पे लगता तो उसका काम तो खत्म था। रियो बताता है कि निशाना उसके दिल पे ही किया गया था। जैसे तैसे उसने अटैक को डॉज किया। ये सुनने के बाद ये लोग हैरान ही हो जाते हैं। एमन पूछता है कि रियो भाई, आखिर तुमने किससे फाइट की? हाँ, रियो कहता है कि इसके बारे में मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। रियो को अकुमा के बारे में काफी सारे सवाल होते हैं, लेकिन अभी के लिए वो बस बात को एंजॉय करने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमन, एटो और नील्स यहाँ डंजन में आके कुछ गॉब्लिन्स को खत्म करते हैं। एमन को चोट लग गई थी तो एटो उसे हील कर देता है। नील्स बताते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, हम तीनों में अर्निंग शेयर करेंगे तो भी आमतौर से हमने ज्यादा अर्न कर लिया है। नील्स भी एंग्री करता है, साथ ही वो थोड़ा सा कॉशियस भी था क्योंकि ये लोग डंजन के 5th लेयर में होते हैं और यहाँ पर इनको गॉब्लिन आर्चर वाले गॉब्लिन दिखे हैं जो कि यहाँ पर कभी स्पॉन नहीं होते। हालांकि एमन कहता है कि क्या हम जा रहे हैं? देखो भाई, मेरा मानना है कि जान है तो जान है। हाँ, तुम आरडीजी के फैन हो है ना? हाँ मैं हूँ। सच में सर्वाइव करना ही हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एमन भी बात को मान जाता है और ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें इधर ही दूसरी जगह पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे एक बड़ा सा गॉब्लिन खत्म कर देता है। आगे हम यहाँ रियो को टाउन के बाहर देखते हैं। रियो इतना तो समझ गया होता है कि अकुमा लियोनारे की पावर रियो से काफी इनक्रेडिबल है। हालांकि स्पीड में रियो उससे आगे है। रियो अभी यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है ताकि उसके अंदर कोई और कमजोरी ना हो। रियो ने और एक बात को नोटिस कर लिया था कि लियोनारे विंड मैजिक का यूज करके काफी तेजी से मूवमेंट कर रही थी। उसका काउंटर करने के लिए रियो यहाँ सोच लगता है कि वो वाटर मैजिक से कुछ कर सकता है क्या। रियो पहले एक आइस बांध को बनाता है, फिर उसके बाद अपने पीछे 256 वाटर जेट को बनाता है, लेकिन इससे कुछ खास नहीं होता। वो कहता है कि कोई ना, अभी के लिए ये बस प्रोग्रेस में है, शायद से 1024 वाटर जेट से ये काम हो जाएगा। चलो अभी के लिए लाइब्रेरी में जाया जाए, मुझे अकुमा और अल्केमी के बारे में भी देखना है। आगे यहाँ लाइब्रेरी में हम लिन को देखते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि रियो के बारे में एबल ने जो उसे कहा है वैसा किसी पहले मैजिशियन ने किया है या नहीं। वो काफी बुक्स को देखती है पर उसे वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो रियो ने किया है। तभी हम देखते कि टाउन की इकलौती एल्फ यहाँ पर आती है। इसका नाम सेरा है। हमें देखने मिलता है कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। सेरा की बातों से हमें पता चलता है कि रॉयल कैपिटल से उसे एक क्वेस्ट मिला था, उसे कंप्लीट करके अभी अभी वो लून टाउन में वापस आई है। सेरा लिन से पूछते है कि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर बहुत ही कम दिखती हो। लिन बताती है कि कुछ खास काम नहीं, मैं बस कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर काफी बुक
पढ़ने के बाद भी मुझे वो मिला नहीं। लिन सेरा से यहाँ रियो के मैजिक के स्पेल के बारे में पूछने का सोचती है पर वो रुक जाती है। खैर सेरा को आगे कहीं पर जाना था तो यहाँ पर वो लिन को बाय करके आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि तीनों नीना के पास आए होते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि इनको डंजन के 5th लेयर में गॉब्लिन आर्चर दिखाई दिए। नीना भी ये देखते कि ये स्टोन तो गॉब्लिन आर्चर के हैं। 5th लेयर में गॉब्लिन आर्चर का दिखना ये कोई आम बात नहीं थी। नीना इनसे कहते हैं कि इस बात को उसे तुरंत गिल्ड मास्टर को बताना पड़ेगा। यहाँ पर गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाते हैं कि गॉब्लिन 5th लेयर पे दिखाई दिए हैं। गॉब्लिन सिर्फ 10th लेयर के बाद ही दिखाई देते हैं। 5th लेयर पे गॉब्लिन का दिखाई देना इससे गिल्ड मास्टर समझ जाते हैं कि ये ग्रेट टिडल बोर का साइन है। गिल्ड मास्टर नीना से पूछते कि टाउन में अभी कितनी बी रैंक की पार्टीज है। नीना बताती है कि क्रिम्सन सॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड ये 2 बी रैंक की पार्टीज अभी टाउन में है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि उन दोनों पार्टीज को यहाँ पर बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों पार्टीज यहाँ पर आ गई होती है। क्रिम्सन पार्टी को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यह है फिलिप्स, व्हाइट ब्रिगेड पार्टी का लीडर। आगे गिल्ड मास्टर इनको भी बता देता है कि आर्चर गॉब्लिन 5th लेयर पर दिखाई दिए हैं। एबल पूछता है कि ये बात कितनी सच है। गिल्ड मास्टर बताता है कि ये बात 100% सच है। जो एडवेंचरर 5th लेयर में गए थे वो वहाँ से अपने साथ आर्चर गॉब्लिन के स्टोन लेके आए हैं। इंटेल अब 100% सच था तो फिलिप्स गिल्ड मास्टर से पूछता है कि वो क्या चाहते हैं कि ये लोग क्या करे। गिल्ड मास्टर बताता है कि इन दोनों पार्टीज को डंजन में जाके वेरीफाई करना है कि क्या वहाँ पर ग्रेट टिडल बोर के साइंस है। लास्ट ग्रेट टिडल बोर 10 साल पहले हुआ था तो वो फिर से अभी हो सकता है और गॉब्लिन आर्चर का 5th लेयर पे दिखाई देना ये उसके अर्ली साइंस में से है। गिल्ड मास्टर कहता है कि इनको इस क्वेस्ट के लिए 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस में मिलेंगे, 200 गोल्ड कॉइन्स क्वेस्ट के कंप्लीशन पे मिलेंगे। फिलिप्स पूछता है कि अगर ग्रेट टिडल बोर ऑलरेडी स्टार्टिंग फेज में हो गया तो वो लोग क्या करे। गिल्ड मास्टर बताता है कि अगर ऐसा होता है तो उनको इसके बारे में कंफर्म करके तुरंत डंजन के बाहर आना है। इनके बाहर आते ही वो डंजन के एंट्रेंस को बंद कर देंगे और डबल वॉल्स को लगा देंगे। फिर गिल्ड और रीजनल नाइट्स मिलके वहाँ पर डिफेंसिव एक्शन लेंगे। इस क्वेस्ट के बारे में गिल्ड मास्टर ने ऑलरेडी टाउन के लॉर्ड को बता दिया होता है। ये दोनों पार्टीज इस क्वेस्ट को लेने के लिए तैयार हो जाती है। इनको कल क्वेस्ट के लिए जाना है। गिल्ड मास्टर ने ऑलरेडी गिल्ड में नोटिस जारी कर दी होती है कि कल डंजन बंद रहेगा। अगले दिन रियो इन सभी से कहता है कि वो नॉर्थ साइड की बड़ी सी लाइब्रेरी में जा रहा है। वहाँ पर उसे अल्केमी के बारे में जानना है। इटो रियो को कहता है कि उस लाइब्रेरी में डी रैंक के ऊपर से ही जा सकता है और रियो ऑलरेडी डी रैंक पे है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एमोन कहता है कि कहाँ जाता है वहाँ पर फॉरबिडन टेक्स्ट भी है। ये सुनते रियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हालांकि इटो बताता है कि सिर्फ बी या उससे ज्यादा हाई रैंक वाले ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सुन के रियो की एक्साइटमेंट टूट जाती है। खैर वो यहाँ से निकल पड़ता है। आगे हम देखते कि रियो यहाँ लाइब्रेरी में आता है। वो देखता है कि लाइब्रेरी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। रियो समझ जाता है कि जो बुक्स उसे चाहिए उसके बारे में उसे किसी से यहाँ पर पूछना होगा। रियो अगले फ्लोर पर आता है। हम देखते कि सेरा यहाँ पर होती है। फिर से इन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। आगे हमें इनको दिखाया जाता है। ये सभी डंजन के पास आ गए होते हैं। इन लोगों ने इस क्वेस्ट में सिर्फ सिया उसे हाई रैंक के एडवेंचर को ही लाया होता है। गिल्ड मास्टर या डंजन के दरवाजे को ओपन करने जा रहे होते हैं लेकिन एबल उनको रोकता है। वो बताता है कि उसे कुछ बैड फीलिंग आ रही है। डंजन की पहली लेयर को स्कैन करने के लिए एबल लिन को अपने विंड मैजिक का यूज करने को कहता है। लिन इंचार्टेशन करके अपने विंड मैजिक को अंदर भेजती है और उसे यहाँ पर बहुत सारे आर्चर गॉब्लिन देखने को मिलते हैं। वो तुरंत इनको बताती है कि फर्स्ट लेयर में उसे 100 से भी ज्यादा आर्चर गॉब्लिन दिखाई दिए हैं। ये सुनने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि ग्रेट टिडल बोर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गिल्ड मास्टर सभी को पीछे जाने को कहता है। डंजन के एंट्रेंस को बंद कर दिया जाता है। या गिल्ड में इन लोगों को पता चल गया होता है कि आज डंजन बंद है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है और वो बताता है कि ग्रेट टिडल बोर स्टार्ट होने वाला है। मॉन्स्टर सरफेस पे आने वाले हैं। इमरजेंसी क्वेस्ट आया है जिसमें इन सभी को डंजन की फर्स्ट वॉल के ऊपर जाके वहाँ से मॉन्स्टर पे अटैक करना है। ये सभी उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ सेरा रियो से पूछते कि अच्छा तो तुम एक एडवेंचरर हो। हाँ मेरा नाम सेरा है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ मेरा नाम रियो है, मैं एक एडवेंचरर हूँ। मुझे फीलिंग थी कि हम फिर से मिलेंगे। हाँ लाइब्रेरी में कैसे आना हुआ? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ मैं मेरा मतलब अल्केमी के बुक्स को ढूंढ रहा हूँ। अल्केमी? हाँ कितना अनयूजुअल है। बात यह है कि मैं गोलेम को क्रिएट करना चाहता हूँ। एक गोलेम? ये तो काफी बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बुक्स है जिसमें डायरेक्टली गोलेम क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, पर उससे रिलेटेड कुछ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस लाइब्रेरी के बारे में मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। क्या सच में इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। वैसे सेरा तुम एक एल्फ हो राइट? हाँ और मैं भी तुम्हारी तरह एक एडवेंचरर भी हूँ। मैं विंड नाम के एक पार्टी से हूँ। हालांकि मैं बस अकेले ही मेंबर हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इस टाउन में सिर्फ एक एल्फ है। हाँ ये सच है। ह्यूमन सेटलमेंट के साथ तुम्हें ज्यादा एल्फ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे दरवाजों को बंद कर दिया होता है। ये लोग भी ऊपर की साइड में आ गए होते हैं। थोड़ी देर बाद डंजन का दरवाजा तोड़ के वहाँ से आर्चर गॉब्लिन आते हैं। गिल्ड मास्टर सभी को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। सभी तीरों से और फायर मैजिक से गॉब्लिन पे अटैक कर देते हैं। इनकी यहाँ पर तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है। लिन अपने विंड मैजिक से अटैक कर रही होती है। गॉब्लिन भी तीरों से अटैक कर रहे होते हैं। घायल एडवेंचरर
कमांडर को हिल भी किया जा रहा होता है। आगे यहाँ पर मार्गव लून के भी नाइट्स आ जाते हैं। कमांडर उनको नॉर्थर्न साइड को सिक्योर करने का ऑर्डर देता है। ये लोग गॉब्लिन पे लगातार अटैक कर तो रहे थे, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा गॉब्लिन आ ही रहे होते हैं। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा पैनिक में था, क्योंकि लास्ट टिडल बोर के टाइम पे इतने मॉन्स्टर नहीं थे। गिल्ड मास्टर समझ जाता है कि बैटल अभी और भी ज्यादा लॉन्ग चलने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एबल की पार्टी के पास एरोस खत्म हो गए होते हैं। हालांकि तभी कुछ लोग एरोस को लेके यहाँ पर आते हैं। इन्होंने ये एरोस टाउन के सारे वेपन शॉप से लाए होते हैं। गिल्ड मास्टर उनको एरोस को सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है। नील्स आके एबल को एरोस प्रोवाइड करता है। एबल, गिल्ड मास्टर ने आपके लिए एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अंदर और भी कोई बड़ा मॉन्स्टर है, क्रिम्सन सॉर्ड को उसे निपटाना है, तो आप तैयार रहिए। ठीक है, गिल्ड मास्टर से कहना कि मैसेज रिसीव हुआ। ओके, गुड लक। आगे हम देखते हैं कि इटो भी यहाँ पर हीलिंग दे रहा होता है और एमोन भी एरोस को सप्लाई कर रहा होता है। आगे शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया होता है। अभी कुछ बाकी थे। गिल्ड मास्टर क्रिम्सन सॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी को फील्ड में जाने को कहता है। ये सभी ग्राउंड पर आ जाते हैं। एबल और फिलिप्स बचे हुए गॉब्लिन पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर मेज गॉब्लिन भी होता है, वो इन पे अटैक कर रहा होता है। ये दोनों अटैक को डॉज करते हैं। पीछे वारेन अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे व्हाइट ब्रिगेड पार्टी की मेंबर शीना अपने अर्थ मैजिक का यूज करके गॉब्लिन के सामने एक क्ले वॉल बना देती है और फिर ये दोनों जंप लगा के इन दोनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद डंजन के अंदर से 3 गॉब्लिन जनरल आते हैं। ये देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इन जनरल के बाद अंदर एक गॉब्लिन किंग भी होगा। एबल कहता है कि वो और फिलिप्स एक एक जनरल को संभाल लेंगे। लिन और शीना बचे हुए एक को देख लेना। किंग के आने से पहले इनको जनरल को खत्म करना ही होगा। एबल जनरल गॉब्लिन पे अटैक करने के लिए जाता है। गॉब्लिन उस पे ही अटैक करता है। हालांकि एबल उसके अटैक को डॉज कर दिया होता है। या फिलिप्स गॉब्लिन के अंदर अपने स्पेयर को घुसा देता है। पीछे से लिन अपने लाइट हेवलिन स्पेयर से उस पे अटैक करती है। या एबल गॉब्लिन के हाथ को ही काट देता है। लेकिन तभी एबल को डंजन के अंदर से कुछ डेंजर सेंस होता है। एबल सभी को नीचे झुकने को कहता है। हम देखते हैं कि अंदर से तेजी से विंड स्लैश आता है। सारे गॉब्लिन जनरल इससे खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि गॉब्लिन किंग बाहर आ जाता है। एबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि गॉब्लिन किंग के बस एक स्लैश से इतना तगड़ा अटैक हो गया। हालांकि गॉब्लिन जनरल्स अब खत्म हो गए हैं, यानी इनको अभी बस गॉब्लिन किंग से लड़ना है। एबल और फिलिप्स गॉब्लिन किंग पे अटैक कर देते हैं। गॉब्लिन किंग एबल पे वार करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिलिप्स अपने स्पेयर से गॉब्लिन किंग पे अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। गॉब्लिन किंग फिर से विंड स्लैश का यूज करने के लिए जा रहा होता है, पर एबल डायरेक्टली सामने वॉर करने के लिए जा रहा होता है। फिलिप्स उसे कहता है कि ये ठीक नहीं है। गॉब्लिन किंग स्लैश मार देता है। तभी एबल अपने स्वॉर्ड स्किल परफेक्ट शैडो का यूज करके गॉब्लिन किंग के विंड स्लैश से बच जाता है। फिर गॉब्लिन के पास जाके टोटल इम्पालमेंट से गॉब्लिन के सीने में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। हालांकि गॉब्लिन किंग को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। लेकिन तभी एबल लिन को एक ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अपने बुलेट रेंज से गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देती है। एबल परफेक्ट शैडो का यूज करके सामने से हट जाता है। सारे अटैक गॉब्लिन को लग जाते हैं और हम देखते हैं कि गॉब्लिन किंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो लिन अब तक वो इंचार्टेशन कर रही थी। हाँ, वो पावरफुल स्पेल है। उसका इंचार्टेशन काफी बड़ा है। कह सकते हैं कि ये सीक्रेट वेपन था। मैं इम्प्रेस हो गया क्रिम्सन सॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि जीत की खुशी में यहाँ टाउन में एक पार्टी चल रही होती है। लेकिन गिल्ड मास्टर बेचारे यहाँ पर काफी थके से थे। कैपिटल और रीजनल लॉर्ड को रिपोर्ट देना, ग्रेट टीडल से जो रिवॉर्ड मिला, साथ ही जिन एडवेंचरर पार्टी में उसमें हिस्सा लिया था उनको पेमेंट देना, ग्रेट टीडल की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करना, गिल्ड को चलाते हुए ये सब कामों को गिल्ड मास्टर को ही निपटाना था। साथ ही जो कुछ भी हुआ है उसे स्टडी करने के लिए रॉयल कैपिटल से रिसर्चर्स भी आने वाले होते हैं। गिल्ड मास्टर समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गिल्ड मास्टर ने डंजन को 1 मंथ के लिए सील कर दिया था। खैर, यह पार्टी में हम देखते हैं कि रियो भी आ गया होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ पर ये पार्टी किस लिए है। रियो को कुछ भी पता नहीं था कि टाउन में आखिर क्या क्या हुआ। खैर, आगे ये तीनों उसको बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। ये लोग एबल की काफी तारीफ कर रहे थे। साथ ही ये हैरान थे कि एबल ने अचानक से ही लिन के बुलेट ट्रेन के अटैक को कैसे डॉज किया था। तभी एबल आता है और इनको बताता है कि वो परफेक्ट शैडो स्वॉर्ड स्किल थी। वो एक ऐसी टेक्निक है जो रेंज वाले किसी भी अटैक को डॉज कर सकती है, मैजिक को भी। आगे यहाँ पर ये बाकी के सभी भी आते हैं। लिन फाइनली डायरेक्ट रियो से पूछते कि क्या वो एयर में आइस वाले मैजिक को कास्ट कर सकता है। रियो कहता है कि हाँ, हालांकि 40 मीटर अभी के लिए उसकी लिमिट है। लिन कहती है कि ये तो कमाल की बात है, कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। क्या ये तुम्हारी ओरिजिनल स्पेल है? लेकिन रियो को पता नहीं होता है कि ये ओरिजिनल स्पेल क्या होता है। लिन बताती है कि ज्यादातर मैजिक ऑलरेडी जो इंचार्टेशन होते हैं उनको रिसाइंट करके तैयार होते हैं। पर रियो लिन से कहता है कि मेरा मानना है इंचार्टेशन तो पर्सनल प्रेफरेंस से आते हैं, हर किसी की अलग अलग स्टाइल होती है। ये सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ऐसी बात उसने कभी सोची नहीं थी। आगे रियो नील्स और बाकियों के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। लिन समझ नहीं पा रही होती कि लियो अपनी मर्जी से कास्टिंग कैसे कर लेता है, क्योंकि ऐसा करना ये बियॉन्ड की बात है। अगले दिन हम तीनों को गिल्ड में देखते हैं। रियो भी इधर ही आता है। वो इनसे पूछता है कि आज वो काम पे नहीं जा रहे हैं। नील्स बताते हैं कि अभी डंजन बंद है,
तो हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। रियो को अपने अल्केमी के लिए मैजिक कॉपर और चाहिए था, पर विलेज में वो सब कुछ सोल्ड आउट हो गया था। इनके पास कुछ काम नहीं है, तो रियो उनको कहता है कि अगर वो कहीं से मैजिक कॉपर और को लाते हैं तो रियो इनको हायर कर सकता है। यूटो बताता है कि रूसी नाम के एक विलेज के पास अबंडेंट माइन है, वहाँ पर वो मिल सकता है। वहाँ पर जाने के लिए आधा दिन लग जाता है। रियो इनसे कहता है कि वो इनको 4 गोल्ड कॉइन्स देगा ही, फिर भले ही वो कुछ ला पाते हैं या नहीं। और अगर ये मैजिक कॉपर को लाते हैं तो हर पीस के लिए वो इनको 25 गोल्ड देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रियो इनसे पूछता है कि क्या वो इस काम को करेंगे। यकीनन ये काम गिल्ड की ओर से नहीं है, तो इनको कोई भी गिल्ड का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन भाई ये तीनों काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतना गोल्ड तो इनको गिल्ड की जॉब से भी कभी नहीं मिलने वाला। आगे रियो अपने रूम में आता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। रियो देखता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ आने को कह रहे होते हैं। हालांकि एक बंदा उन घटिया नाइट्स से उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा बंदे को खत्म करने पे आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो नीचे गिर जाता है। नाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंदे से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया, लेकिन बंदा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नाइट तो उठने लगता है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है। ये लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि फेलिप्स यहाँ पर आ जाता है। वो नाइट से कहता है कि तुम किंगडम के नाइट्स हो, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। नाइट्स को पता नहीं होता है कि फेलिप्स कौन है। वो उसे एक मामूली सा एडवेंचरर समझ रहा होता है, लेकिन तभी फेलिप्स उसे बताता है कि वो इस किंगडम के नोबेल फैमिली से है। फेलिप्स हेनलेन घराने का वंशज है। ये सुनने के बाद एक नाइट समझ जाता है कि हेनलेन फैमिली से कोई तो पहले एक रॉयल नाइट कमांडर था। फेलिप्स बताता है कि वो एलेक्स हेलिन थे, वो उसके फादर हैं। फेलिप्स इन सभी को यहाँ से निकलने को कहता है। ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों फेलिप्स को थैंक्स कैसे यहाँ से चले जाते हैं। आगे फेलिप्स रियो को देखता है। फेलिप्स को ऑलरेडी रियो के बारे में पता होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन रियो को देता है। वो बताता है कि एबल ने उसके बारे में उसको बहुत कुछ बताया है। हम देखते हैं कि उस नाइट को रियो ही नीचे गिरा रहा था। फेलिप्स को भी ये बात पता चल गई थी। खैर तभी यहाँ पर शेना आ जाती है और आगे हम देखते हैं कि फेलिप्स रियो से विदा लेके यहाँ से निकल पड़ता है। उन दोनों को देखने के बाद रियो मन में सोच रहा होता है कि वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे रात को हमें एबल और रियो को साथ में दिखाया जाता है। एबल रियो को बताता है कि उसकी जान पहचान से कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ लून टाउन में आए हैं। वो अपने साथ गार्ड के लिए रॉयल नाइट्स को लेके आए थे, पर उनमें से कुछ नाइट थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तो आज रात वो फिर से कोई कांड ना कर दे, इसकी जिम्मेदारी एबल को करनी है। तभी रियो को कुछ अजीब एडवेंचरर दिखते हैं। एबल बताता है कि लून में डंजन है, तो अलग अलग प्रकार के एडवेंचर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हालांकि अभी डंजन बंद है, तो इन एडवेंचर का यहाँ पर आना रियो को ये कुछ गड़बड़ लगती है। ये दोनों एडवेंचरर के पास आते हैं, पर यहाँ पर इनको कोई भी नहीं मिलता। तभी रियो पे अचानक से सरप्राइज अटैक हो जाता है। हालांकि रियो उसे ब्लॉक कर देता है। तभी सामने से 3 और एडवेंचरर्स आ जाते हैं। रियो अपने मैजिक से उन पे अटैक कर देता है और इस बचे हुए बंदे को भी वो उसी से नॉक कर देता है। एबल को इनके पास से एक अल्केमिकल टूल मिलता है। रियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसकी मांग करने जा रहा होता है, पर एबल कहता है कि ये एविडेंस है, तो इसे रियो को नहीं दिया जा सकता। आगे इन एडवेंचरर को बांध देते हैं। इनका बैच देखने के बाद इनको पता चलता है कि ये एडवेंचरर सी रैंक के हैं और ये हैंडलयू के कैपिटल सिटी ज़क्लेरेस से है। एबल समझ नहीं पाता कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। खैर वो इनको टाउन के गार्ड को सौंप देने वाला होता है। आगे हमें फेलिप्स को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये नाइट अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया होता है, लेकिन अचानक से ये नाइट्स पैरालाइज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये काम शेना ने किया होता है। शेना एक इंचार्टेशन करके इन नाइट्स को जिंदा चला देती है। आगे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ ल्यून टाउन में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर आते ही इन्होंने गिल्ड के फील्ड पे कब्जा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आज गिल्ड को ओपन करना और इनके प्रोटेक्शन के लिए एडवेंचरर की डिमांड करना ये सब कर दिया होता है। गिल्ड मास्टर इनसे पूछता है कि आखिर ये सब ये लोग कैसे कर सकते हैं। क्लाइव नाम का ये बंदा कहता है कि रॉयल मैजेस्टी, डोमेस्टिक अफेयर्स के मिनिस्टर और रिसर्च एक्सपीडिशन के हेड ने इनको फील्ड में सारी टीम को फुल्ली अथॉरिटी दी है, लेकिन फिर भी गिल्ड मास्टर इसके खिलाफ ही रहते हैं। हेरोल्ड नाम का ये रिसर्चर इन दोनों को शांत करता है। वो गिल्ड मास्टर से फूड पे कब्जा करने के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि वो फूड पे अभी कोई भी कब्जा नहीं करेंगे। अपने फूड के लिए वो आसपास के टाउन से इंतजाम कर लेंगे। गिल्ड मास्टर भी इसके लिए हेरोल्ड को अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि फूड का मसला तो ठीक हो गया था, पर क्लाइव कहता है कि डंजन में तो इनको आज ही जाना होगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो डंजन को ओपन करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो लून टाउन, इसके एडवेंचरर्स और गिल्ड, इनका उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सुन के क्लाइव को काफी गुस्सा सा आ जाता है। वो कुछ कहने जा रहा होता है, पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अगर वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो डंजन को ओपन नहीं करेंगे। क्लाइव के पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो इस कंडीशन के लिए मान जाता है। आगे हेरोल्ड गिल्ड मास्टर से कहता है कि कम से कम वो यहाँ के एडवेंचरर को हायर तो कर सकते हैं ना। इस मिशन के लिए वो एडवेंचरर को स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ये एडवेंचरर पे डिपेंड होगा। आगे गिल्ड मास्टर हेरोल्ड को सावधान भी रहने को कहता है, क्योंकि इस बार का ग्रेट टीडल बोर काफी ज्यादा अलग था। अंदर कितना खतरा हो सकता है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे
आगे हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि एबल जहाँ पर रहता है वहाँ पर आया होता है। रियो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कैफेटेरिया भी होगा, लेकिन तभी अंदर से एक लड़की आती है। वो रियो से पूछती है कि क्या आप मुझे एडवेंचरर गिल्ड का रास्ता बता सकते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट लेटर को डिलीवर करना है। आगे हम देखते हैं कि इस लड़की को लेटर एबल को ही देना था। ये लेटर प्रोफेसर हिलारियन से है। मैसेज पढ़ने के बाद एबल को पता चलता है कि जो डंजन इन्वेस्टिगेटर आए हैं इनको उनको सपोर्ट करना है। तभी रियो कहता है मुझे तो लगा था कि आज डंजन बंद है, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बिग शॉट ने कुछ अरेंज करके डंजन को ओपन करवाया होगा। डंजन बंद करने का कारण ये है कि 10 साल पहले भी जब ग्रेट टिडल बोर हुआ था उसके बाद एक ए रैंक की पार्टी डंजन में गई थी जो कि कभी भी वापस नहीं आई। उसके बाद कई सारे ए रैंक की पार्टीज गई थी लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। किसी को पता नहीं है कि ग्रेट टिडल बोर के तुरंत बाद डंजन के अंदर जाने से क्या होता है। और यार फिर तो स्मार्ट चॉइस ये है कि उससे दूरी रहना चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे तो भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ वेलकम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओह माफ कर देना, मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम नटालिया स्कॉटऑफ है। हाँ एक मिनट, स्कॉटऑफ मतलब यानी तुम वही ग्रेट वाटर मैजिशियन फैमिली से हो, राइट? हाँ पर मैं कुछ खास नहीं हूँ। नटालिया क्या तुमने कभी ऐसे स्पेल के बारे में सुना है जैसे कि एक आई स्पेल जो कि कास्टर के डिस्टेंस से थोड़ी दूर ऊपर हवा में कास्ट हो, वो भी तुरंत? नहीं, मैंने तो ऐसे मैजिक के बारे में कभी मैं नहीं सुना। क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा मैजिक एग्जिस्ट करता है? अभी जो तुम्हें लेके आया था वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। ये सुन के नटालिया हैरानी हो जाती है। आगे रियो कहता है कि अगर गलती से भी कभी इनके पार्टी में से किसी से रियो खिलाफ हो जाता है तो इनको बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं करनी है, इनको तुरंत सरेंडर करना है। एबल को पता है कि भाई अगर ये चारों मिलके भी एक साथ रियो का सामना करते हैं फिर भी नहीं जीत पाएंगे। आगे एबल नटालिया से भी कहता है कि अगर उसे लगे कि उसे हेल्प की जरूरत है और वो एबल की पार्टी को ढूंढ नहीं पाए तो वो रियो के पास जाए। वो एडवेंचरर लॉज के रूम नंबर 10 में रहता है। आगे यहाँ पर हम देखते कि रिसर्चर्स डंजन में जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं। यहाँ पर इन्होंने माना डिटेक्टर भी लाए होते हैं। ये आसपास के माना को डिटेक्ट करके तुरंत एनालिसिस टीम को ट्रांसमिट कर देते हैं। एबल हैरानी हो जाता है कि एल्केमी से ऐसा भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है। हराल्ड पूछता है कि एबल तुम कब से एल्केमी में इंटरेस्टेड हो गए? वो बताते हैं कि मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा एक फ्रेंड है। क्या बात कर रहे हो एबल, तुम्हारे भी दोस्त है? अरे क्या चिच्चा, यकीनन मेरे भी फ्रेंड्स हैं। हाँ तुम एडवेंचरर बन गए हो, लगता है कि ये अच्छा ही हुआ। ठीक है अभी सभी रेडी हो जाओ, हम डंजन में चलते हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी 3rd लेयर तक जाने वाले हैं। आगे रात हो जाती है। हम देखते हैं कि इन तीनों ने रियो को जो और चाहिए था वो ला दिया होता है। रियो ने इनका पेमेंट भी कर दिया होता है। इन तीनों को पता चल गया होता है कि आज डंजन ओपन हो गया है। हालांकि डंजन में अभी बस डी या उससे हाई रैंक के ही जा सकते हैं, तो इन तीनों के लिए ये कुछ खुशी की बात नहीं है। तभी रियो कहता है कि कल डंजन में कभी भी फाइट हो सकती है, तो इन तीनों को भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी रहना होगा। आगे हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको आना तो तीसरे लेयर पर था लेकिन ये सर्चिंग करते करते 7 लेयर तक भी आ गए थे। हालांकि फिर भी ये लोग इतने दूर तक आए हैं लेकिन इनको रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया। हेरोल्ड बताता है कि सरफेस टीम को उन्होंने यहाँ का जो माना रेडिएशन भेजा है उनको भी कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं हुआ है। एबल कहता है कि शायद से इनको और डीप जाना होगा। एबल देखता है कि रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जिसमें क्लाइव और उसके बंदे हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एरिया उसे बताते हैं कि वो लोग ग्रेट टिडल बोर के मॉन्स्टर से जुड़ी हुई अपने एक थ्योरी पे काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि 38 लेयर के नीचे ग्रेट टिडल बोर के मॉन्स्टर आते हैं। क्या ये सच में सच है रिया? मेरे कोवर्कर ने तो मुझे यही बताया है। कोवर्कर तुम्हारा मतलब रॉयल सेंट्रल टेम्पल जहाँ तुम पहले प्रेस्टिज थी? क्या सच में उनको ऐसी बातों को शेयर करना चाहिए? अरे कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हमें गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड मास्टर ने सभी ई और एफ रैंक के एडवेंचरर को यहाँ पर बुलाया होता है। अब ये लोग डंजन में इन्वेस्टिगेटर के साथ नहीं जा सकते तो इनके पास अभी कोई काम भी नहीं है। गिल्ड मास्टर बताता है कि दूसरे टाउन से यहाँ पर फूड आ रहा है। जो लोग फूड को ला रहे हैं उनको सुरक्षा देने का काम व्हाइट ब्रिगेड पार्टी कर रही है। हालांकि सुरक्षा के लिए और भी लोग चाहिए, तो अगर इनमें से कोई भी इस काम को करना चाहता है तो कर सकता है। आगे गिल्ड मास्टर इनसे कहता है कि अगर तुम में से किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। रियो पूछता है कि ग्रेट टिडल बोर में से जो मॉन्स्टर मैजिक स्टोन मिले हैं वो किस कलर के हैं? गिल्ड मास्टर बताते हैं कि ग्रेट टिडल में से जो भी मॉन्स्टर मिले हैं चाहे वो जनरल हो या किंग हो उन सभी के मैजिक स्टोन का कलर पेल था। ये सुन के रियो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे हमें डंजन में दिखाया जाता है। क्लाइव को यहाँ एक अजीब सा गेट दिखाई देता है। क्लाइव अपने बंदों को तुरंत इसको एग्जाम करने को कहता है। जैसे ही बंदा गेट को एग्जाम करता है हम देखते कि ये सभी कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाहर नटालिया को भी उनसे जो रीडिंग मिल रही थी वो वैनिश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते कि ये लोग कुछ अलग जगह पर आ गए होते हैं। आसपास का माहौल देखने के बाद ये लोग समझ जाते कि ये लोग कहीं पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इस जगह के दूसरी साइड में यहाँ पर हम क्लाइव और उसके बंदों को भी देखते हैं। ये लोग भी समझ चुके होते हैं कि ये लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं। क्लाइव अपने बंदे को इस जगह को एग्जाम करने को कहता है। क्लाइव अपने मन में कहता है कि मेरी जो 38 लेयर पे ग्रेट टिडल के मॉन्स्टर होने की थ्योरी थी वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो चुकी है। वो समझ जाता है कि ये जो गेट है वो उस ग्रेट टिडल बोर का सोर्स है। हालांकि क्लाइव यहाँ पर इस बात से खुश हो रहा होता है कि वो पहला है जिसने इसको खोज लिया है। क्लाइव यहाँ अपने आप
को बहुत ही ज्यादा महान समझ रहा होता है। तभी एक बंदे को सामने से एक अजीब रोशनी दिखती है। इनको बाहर अंदर की रीडिंग एक बार मिलती है और फिर से वैनिश हो जाती है। लेकिन इससे इनको पता चल गया होता है कि अभी सभी जो डंजन के अंदर है वो 14 लेयर पर है। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि अचानक से वो लोग 14th लेयर पर कैसे पहुंच गए। तभी क्रिस्टोफर नाम का बंदा यहाँ पर आता है और इनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग बताने से थोड़े से हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं कॉलेज ऑफ मैजिक से हूँ और इन्वेस्टिगेशन का टीम का एक हिस्सा ही हूँ। क्रिस्टोफर का यहाँ पर आने का कारण ये होता है कि कुछ देर पहले वो अपने लोकल हायर किए हुए एडवेंचरर के साथ डंजन में जा रहा था, लेकिन डंजन के एंट्रेंस में अचानक से एडवेंचरर गायब हो गए। नटालिया बताती है कि डंजन के अंदर जो कोई भी गया है वो सब कुछ गायब हो चुके हैं, बस कुछ मोमेंट के लिए रीडिंग मिली जिससे हमें पता चला है कि वो डंजन के 14th लेयर पर है। ये सुन के क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा हैरान और पैनिक हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचरर 38 लेयर से आगे नहीं गया है और कहा जाता है कि 30 लेयर के बाद बी रैंक की पार्टीज को भी वहाँ मुश्किलें होती है। तब ये बंदा कहता है कि लून टाउन की एक बी रैंक की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड डंजन के अंदर गई है। ये सुन के नटालिया थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से कहीं निकल पड़ती है। आगे हमें गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ नीना को क्रिस्टोफर का मैसेज मिल गया होता है कि डंजन में क्या क्या हुआ है। नीना वो सारी बातें यहाँ गिल्ड मास्टर को बताती है और कहती है कि क्रिस्टोफर ने गिल्ड मास्टर को तुरंत डंजन के पास बुलाया है। गिल्ड मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि एबल और उसकी पार्टी भी वैनिश हो गई है। गिल्ड मास्टर तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो नीना से कहते हैं कि बाकी एडवेंचरर को इसके बारे में वो कुछ बना पता है, वो वहाँ पर जाएंगे, सब कुछ कंफर्म करेंगे और उसके बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा ये देखा जाएगा। इसके बाद हमें फिर से रियो को दिखाया जाता है जो कि फिर से लाइब्रेरी में आया होता है। हालांकि वो फिर से परेशान था कि जो बुक्स उसे चाहिए आखिर वो उसे कहाँ पर मिलेगी। रियो सेकंड फ्लोर पे आता है। वो आशा कर रहा होता है कि सेरा वहाँ पर उसे मिल जाए, पर सेरा यहाँ पर नहीं होती। लेकिन तभी साइड से सेरा रियो को आवाज देती है। सेरा को यहाँ पर देखने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्या हुआ रियो, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे पास्ट के इक्लिप्स और ग्रेट टिडल बोर के सारे रिकॉर्ड चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मुझे पता है कि वो रिकॉर्ड्स कहाँ पर है। मुझे पता ही था कि इसके बारे में तुम्हें पता होगा। रियो, क्या तुम्हें लगता है कि इक्लिप्स और ग्रेट टिडल बोर इनमें कुछ लिंक है? हाँ, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। हर बार जब भी इक्लिप्स होता है उसके बाद ग्रेट टिडल बोर भी आता है, लेकिन पास्ट में इस बार की तरह पूरा इक्लिप्स कभी नहीं हुआ था। ओह, तो तुम्हें भी लगता है कि इनका कोई कनेक्शन है? हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह फुल्ली गारंटी नहीं है। हालांकि रियो, मैं इस बात से क्यूरियस हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ये बात मेरे दिमाग में आ गई। रियो अपने मन में कहता है कि यार, मैं सेरा को ये नहीं बता सकता कि इक्लिप्स के टाइम पे मैं एक अकुमा से लड़ रहा था। हम देखते कि रियो यहाँ पर टॉपिक को चेंज करता है। वो पूछता है कि सेरा, क्या तुम्हें मैजिक स्टोन के विविडनेस का कलर चेंज होने के बारे में कुछ पता है? सेरा भी भाई यहाँ पर लियो को टॉपिक चेंज करने देती है। वो उसे बताती है कि हाँ, उसे पता है कि मैजिक स्टोन की विविडनेस कैसे चेंज होती है। जितना ज्यादा कोई भी मॉन्स्टर जीता है उसका मैजिक स्टोन उतना ही ज्यादा विविड बन जाता है। हाँ क्या? लेकिन ग्रेट टिडल बोर में जितने भी मॉन्स्टर मारे गए थे उनके मैजिक स्टोन का कलर विविड नहीं बल्कि पेल था। पेल का मतलब यहाँ पर यह है कि ज्यादा विविड ना होना, यानी इसका मतलब यह है कि ग्रेट टिडल बोर में जो मॉन्स्टर आए थे वो न्यूली रिस्पॉन हुए मॉन्स्टर थे। रियो इस बात को समझ नहीं पा रहा होता कि ग्रेट टिडल बोर में न्यू मॉन्स्टर कैसे आ गए, इसके बजाय तो ओल्ड वाले आने चाहिए थे। रियो को लग रहा होता है कि मॉन्स्टर को आर्टिफिशियली तैयार किया जा रहा है, पर ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। सीरा रियो से कहती है कि ऐसी मिस्ट्रीज की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ पर हैं। हालांकि कम से कम इनके इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं। बंदा कहता है कि सरफेस टीम को पता चल गया होगा कि आखिर ये लोग कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद लिन काफी खुश हो जाती है। उसे राहत मिलती है कि कम से कम वो लोग अभी जल्दी हेल्प भेजेंगे। हालांकि हराउड को यहाँ का एटमोस्फेयर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो रिया से पूछता है कि क्या उसे इस एटमोस्फेयर को देख के कुछ याद आ रहा है। रिया आसपास ध्यान से देखने लगती है और बताती है कि ये जगह सैंक्चुरी स्क्वायर के आइसलैंड वाली जगह की तरह है। हाँ, सैंक्चुरी स्क्वायर, ये तो एक ऐसी स्पेल है ना जो हाईएस्ट रैंक के प्रीस्ट ही कास्ट कर सकते हैं। हाँ, वो एक अल्टीमेट डिफेंसिव मैजिक है। उसे डिवाइन मिरेकल कंसिडर किया जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो सारे ऑफेंसिव स्पेल और फिजिकल अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अभी ये लोग किसी प्रकार के बैरियर में ट्रैप हो चुके हैं। साथ ही इनको कुछ पता नहीं है कि ये जगह कितनी बड़ी है और इसका एज कहाँ पर होगा। एबल लिन से पूछते हैं कि क्या तुम अपने मैजिक का यूज करके आसपास देख सकती हो। लिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है और बताती है कि 500 मीटर आगे उसे 1000 से भी ज्यादा ह्यूमन डिटेक्ट हुए हैं। साथ ही 50 ऐसी लाइफ फॉर्म जिसके बारे में वो जानती नहीं है। 1000 ह्यूमन डिटेक्ट हुए हैं। ये जान के एबल और हराउड समझ जाते हैं कि क्लाइव और उसकी टीम भी इनके साथ यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकी है। आगे लोग उधर की तरफ जाने का सोच लेते हैं। यहाँ पर बाहर गिल्ड मास्टर को बता दिया होता है कि डंजन के अंदर सभी अभी 14th लेयर पर है। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। साथ ही लोग और एडवेंचरर को चेकिंग करने भेजने का रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि एंट्रेंस पे ही एडवेंचरर वैनिश हो जा रहे हैं। अब ये लोग बस आशा ही कर सकते हैं
कि वहाँ पर सभी ठीक हो। यहाँ क्लाइव के पास के एडवेंचरर पे हम देखते हैं कि हमला हो चुका होता है। अटैक इन्होंने किया होता है। क्लाइव बताता है कि सामने जो है वो डेविल्स है। क्लाइव ने कभी भी डेविल्स को देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में उसने पढ़ा था और बुक में जैसे डेविल्स के बारे में बताया गया था सामने अभी वैसे ही है। एडवेंचरर डेविल्स पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, पर डेविल्स इनको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहे होते हैं। एबल और बाकी के सभी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ का नजारा देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। रिया भी उन डेविल्स को पहचान जाती है। वो कहती है कि वो तो डेविल्स है, वो गॉड और एंजल्स के एनिमीज है। वो मैजिक से इम्यून होते हैं और किसी भी ह्यूमन से स्ट्रॉन्गर होते हैं। लिन पूछते हैं कि आखिर डेविल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हैरोल्ड कहता है कि हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें उनकी हेल्प करनी होगी, सभी तैयार हो जाओ। क्लाइव भी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर डेविल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही क्लाइव अपनी आंखें झपकता है, वो देखता है कि डेविल्स को किसी ने खत्म कर दिया है। रिया कहती है कि अच्छी बात है, हमारा मैजिक डेविल के खिलाफ वर्क कर रहा है, पर हैरोल्ड कहता है कि ऐसी बात नहीं है। 3 ग्रुप एक डेविल को टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से हम डेविल की डिफेंस को ओवरकम कर पा रहे हैं। डेविल्स इन पे अटैक करते हैं, ये लोग बैरियर को बना देते हैं और फिर से डेविल को खत्म करने लगते हैं। हैरोल्ड कहता है कि उनको हराना नामुमकिन है, वो बहुत ही ज्यादा है, उनको खत्म करने से पहले ही हमारा माना खत्म हो जाएगा। एबल डेविल्स में एक पावरफुल डेविल को देखता है। यहाँ पर आखिरी ग्रुप जो बचा होता है वो भी अपना अटैक कर देता है और काफी सारे डेविल्स को खत्म कर देते हैं। हैरोल्ड कहता है कि हमारे पास अब कोई भी फायर पावर नहीं बचा। एबल बात को समझ जाता है। वो कहता है कि मैं आगे जाके कॉम्बैक्ट करूंगा। वॉरेन हम सिंगल फायर चार्ज करेंगे। ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। वॉरेन इनको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। डेविल्स उस पे अटैक करते हैं। वॉरेन दोनों डेविल्स को पीछे पटक देता है। एबल एक डेविल को खत्म कर देता है। रिया और लिन अपने मैजिक का यूज करके एक और डेविल को खत्म कर देती है। इनके ऊपर डेविल का अटैक होने लगता है, पर वॉरेन इनको प्रोटेक्ट करता है। आगे सभी मिलके और भी काफी सारे डेविल्स को खत्म करते हैं, लेकिन तभी लिन का माना खत्म होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है और नीचे गिर जाती है। रिया कहती है कि लिन का माना खत्म हो चुका है, हमें कवर की जरूरत है। एबल पूछता है कि क्या मैजिक पोशन बचा है। रिया कहती है कि नहीं। वॉरेन इनको कवर देता है। एबल देखता है कि अभी भी 6 डेविल्स बाकी हैं। तभी रिया कहती है कि एबल उनका बॉस डीमन प्रिंस लग रहा है, उसके अलग कलर्ड आइज ये डीमन प्रिंस होने की ट्रीट में से एक है। एक डीमन प्रिंस, हाँ, यानी एक डीमन लॉर्ड जो अभी पूरी तरीके से अवेक नहीं हुआ है ना। हाँ, वो अभी इमेच्योर डीमन लॉर्ड फॉर्म में है। कहा जाता है कि ऐसे 4 एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से कोई एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो सिर्फ एक ही हीरो था जो उस जैसे को हरा पाया था। ये सब सुनने के बाद एबल समझ जाता है कि डीमन प्रिंस तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी एबल आगे बढ़ता है और 2 डेविल्स को खत्म कर देता है। तभी डीमन प्रिंस वॉरेन और इन पे अटैक करके इनको बैटलफील्ड से साइड में कर देता है। एबल समझ जाता है कि डीमन प्रिंस उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता है। एबल भी रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस बहुत ही तेजी से एबल के पास आता है। एबल पैनिक होकर अपने स्वॉर्ड को आगे करता है। डीमन एबल पे हल्का सा अटैक कर देता है और उसे पीछे कर देता है। एबल सोच में पड़ जाता है कि ये तो बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इस पे अटैक करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तभी डीमन प्रिंस पे अटैक होने लगता है। हम देखते हैं कि ये क्लाइव ने किया होता है, हालांकि डीमन प्रिंस को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता। रिया कहती है कि हमारे स्पेल डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तभी ये पीछे वाले बचे हुए डीमन बाकी एडवेंचरर पे अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि क्लाइव का बैरियर टूट जाता है और बाकी के जैसे तैसे अटैक से बच रहे होते हैं। डीमन प्रिंस तेजी से एबल पे अटैक करने के लिए आ जाता है। एबल अपनी स्वॉर्ड स्किल 0 टर्न का यूज करके डीमन को खत्म करने का ट्राई करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है और डीमन एबल को एक पंच जड़ देता है। रिया बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। डीमन प्रिंस यहाँ एबल को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रियो आ जाता है। हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस दूर हो गया होता है। और एबल सब कुछ ठीक तो है ना? अब यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यकीनन तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। यार सच में लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ऐसा हालत में दिखूंगा। अबे चुप हो जा, मेरा बस थोड़ा सा पैर फिसल गया था। आखिर वो कौन है? उनको मैं देख लूंगा। एबल तुम पीछे हट जाओ। रियो रुक जाओ, वो एक डीमन प्रिंस है। डीमन प्रिंस मतलब किसी डीमन का बेटा? क्या मजाक मत करो यार, उसके जैसा कमजोर डीमन लॉर्ड का बेटा है। डीमन प्रिंस इमेच्योर डीमन लॉर्ड होते हैं। अच्छा तो इसका मतलब वो एक बेबी डीमन है। हाँ तभी ही इतना कमजोर लग रहा है। कमजोर? अबे यार तुम ये क्या कर रहे हो? डेविल रियो पे अटैक कर देते हैं, पर वो अपने आइसल लांस का यूज करके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अपने वो वाटर जेट का यूज करके तीनों डीमन को खत्म कर देता है। फिर आगे डीमन प्रिंस के सामने जाके अपने स्वॉर्ड को निकालता है और वो कहता है तो मामू रेडी हो ना, चलो इसे खत्म करते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब नटालिया भागी थी। हम देखते कि वो यहाँ रियो के रूम के पास उसे ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। इटो नटालिया को बताता है कि रियो नॉर्थन साइड के एक बड़ी सी लाइब्रेरी में होगा। नटालिया तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ती है और आगे रास्ते में ही उसे रियो मिल जाता है। नटालिया रियो को सब कुछ बता देती है कि आंखिर डंजन में क्या क्या हुआ। ये सुनते ही रियो आइस से एक गाड़ी बनाता है और तेजी से डंजन की ओर निकल पड़ता है। ये लोग डंजन के पास आ जाते हैं। रियो नटालिया से पूछता है कि आखिरकार वो हेल्प के लिए उसके पास ही क्यों आई। नटालिया बताती है कि एबल ने उसे कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो और एबल पास ना हो तो वो रियो के पास जाए। आगे रियो सीधा यहाँ डंजन में घुस रहा होता है। गार्ड्स उसे कहते हैं कि डंजन में अभी किसी का भी जाना मना है, लेकिन रियो इनके साइड में एक वॉल बना के
सीधा अंदर घुस जाता है। रियो को नटेली से पता चल गया था कि एबल और बाकी के सब 40 लेयर पर हैं और एक एक करके लेयर से वहाँ पर जाना ये काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए रियो अपने वाटर जेट का यूज करके जमीन को ही तोड़ता चला जाता है और ऐसे करते वो 40 लेयर पर आ जाता है। डीमन प्रिंस या रियो पे बहुत ही तेजी से अटैक करता है, लेकिन रियो के लिए यह स्पीड बहुत ही कम होती है। हम देखते कि रियो उसके सर को ही काट देता है। रियो की मूव देखने के बाद एबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि डीमन प्रिंस अपने सर को फिर से जोड़ लेता है। रियो कहता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम कितना रीजनरेशन कर सकते हो। रियो 256 अब्रेसिव जेट को कास्ट कर देता है और लगातार डीमन प्रिंस पे अटैक करता रहता है। हम देखते कि डीमन प्रिंस का मैजिक स्टोन भी टूट जाता है और वो जम के खत्म हो जाता है। एबल भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि रियो ने डीमन प्रिंस का मैजिक स्टोन तक तोड़ दिया। एबल रियो को थैंक्स कहता है, लेकिन रियो कहता है कि भाई थैंक्स से कुछ नहीं होने वाला, एबल को उसे कैफेटेरिया से डिनर करवाना होगा। एबल कहता है कि बिल्कुल, वो तो रियो को पूरे एक वीक के लिए डिनर करवाएगा। तभी हम देखते कि रिया आके एबल को गले लगाती है। यकीनन उसे एबल की बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई थी। आगे आर्थर या रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम हरोल्ड नहीं बल्कि आर्थर है। इन सभी की जान बचाने के लिए आर्थर रियो को थैंक्स कहता है। आगे रियो देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग मारे गए हैं। आर्थर कहता है कि ज्यादातर लोग नहीं बच पाए। एबल रियो से कहता है कि चलो हम डेविल्स के मैजिक स्टोन को निकालते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं हम उनकी फैमिली को बराबर मनी स्प्लिट करके देंगे। रियो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तभी रियो पूछता है कि डेविल्स आखिर ये क्या है। एबल बताता है कि इनका भी डेविल्स से पहली बार ही सामना हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस में 100 सालों से डेविल्स दिखाई नहीं दिए थे। तभी रियो सोचने लगता है कि लियोनार्डो ने भी अपने आप को अकुमा कंसिडर किया था, क्या उनमें और इन डेविल में कुछ अंतर है। एबल रियो से पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। रियो बताता है कि 39 लेयर से जब वो यहाँ नीचे आ रहा था तब 39 लेयर पे उसने जांच स्पेल को कास्ट किया था। उसे वहाँ पर कुछ और नोटिस हुआ। वो स्टेयर के पास ही होता है तो जाते समय ये लोग उसे देखने का सोच लेते हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जब इन्होंने डेविल्स के सारे मैजिक स्टोन को निकाल दिया होता है। डेविल्स के मैजिक स्टोन को देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इन्होंने इसे देखा होता है। आर्थर कहता है कि जब वो यंग था उसका एक डेविल से सामना हुआ था, हालांकि वो उसे स्लैश नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर आर्थर भी डेविल के स्टोन को पहली बार ही देख रहा है। रिया भी बताती है कि सेंट्रल प्रोविंस में डेविल के मैजिक स्टोन के बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। आर्थर बताता है कि डेविल्स अचानक से ही कहीं पे और कभी भी अपीयर हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि डेविल्स के पास स्पेस टाइम मैजिक है। ये सुनने के बाद रियो को भाई और भी ज्यादा शक होने लगता है कि क्या अकुमा और डेविल्स के बीच में कोई कनेक्शन है। खैर इसके बाद हमें कहीं और पे ही एक दूसरी जगह पे एक पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें एक हीरो भी था। हमें पता चलता है कि ये हीरो यहाँ पर डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए आया होता है। यहाँ पर ये कुछ कांड करता है जिससे हम देखते कि लियोनार्डो यहाँ पर आ जाती है। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने कुछ अजीब नोटिस किया तो सोचा कि देख लूं, पर ये तो बस एक मैन मेड अल्टर है। डीमन लॉर्ड वहीं पर रुक जाओ। हाँ डीमन लॉर्ड, तुम अभी यहाँ पर मरने वाली हो। क्या तुमने अभी मुझे डीमन लॉर्ड कहा? ये अल्टर एक ग्रेट सैक्रिफाइस से बना है। हमें पता है कि इसे लाइट करने से यहाँ पर डीमन लॉर्ड आएगा। और कौन हो भाई तुम जो यहाँ डीमन लॉर्ड को समन करने के लिए इतने आगे तक चले गए? मेरा नाम रोमन है और मैं एक हीरो हूँ। ये सुनने के बाद लियोनार्डो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो जानती है कि रोमन एक हीरो है, यानी वो स्ट्रॉन्ग होगा और लियोनार्डो को स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने में बड़ा मजा आता है। ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रोमन की बैंड बज जाती है। रोमन के साथ ही लियोनार्डो पे अटैक करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन लियोनार्डो बहुत ही तेजी से उनके पीछे आती है और उनसे कहती है कि वो चाहे तो उस पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक करते हैं लियोनार्डो भी अटैक करेगी। लियोनार्डो इन सब को ये करने के बजाय हीरो को बचाने का सुझाव देती है। आगे हम देखते हैं कि लियोनार्डो इस सैक्रेड ज्वेल के पास आती है। फाइट तो बोरिंग थी, लेकिन चलो इसे कलेक्ट करना ये भी एफर्ट्स को जस्टिफाई करता है। लियोनार्डो इस सैक्रेड ज्वेल को ले लेती है। रोमन कहता है डीमन लॉर्ड रुक जाओ। अरे हाँ और एक बात, मैं कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, झूठ मत बोलो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डीमन लॉर्ड के अलावा आखिर तुम क्या हो सकती हो? हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी? हाँ वैसे अगर तुम सभी उसके साथ मिल जाते हो तो शायद से अभी के डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। हाँ आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन के बीच में एक ऐसा ह्यूमन है जो कि मेरे जितना पावरफुल या शायद से मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या था उसका नाम? हाँ रियो। उसके साथ बैटल करने में मुझे बहुत ही मजा आया था। तो तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो? करेक्ट, मेरा नाम लियोनार्डो है और तुम हीरो या जो कुछ भी हो तुम्हें और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। कम से कम जरा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन तो बनो। वैसे भी हीरो से मेरा रोज सामना कहाँ हो पता है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ह्यूमन है। मैं तो कहूंगी कि वो तो तुमसे 10,000 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इतना कहने के बाद लियोनार्डो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते कि ये लोग ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे रियो को वो ऑब्जेक्ट भी दिख जाता है जो उसे सेंस हुआ था। आर्थर बताता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये क्या है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। थोड़ी देर पहले इसमें से माना साइंस आ रहे थे, लेकिन अभी वो भी वैनिश हो गए
हैं। आर्थर इसे एक माना बैरियर बैग में डाल देता है, जिससे अगर उस अजीब बॉल के अंदर कोई माना बचा है तो वो बाहर लीक नहीं होगा और साथ ही बाहर से कुछ अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। रियो पूछते हैं कि क्या आप इसे साथ ले जा रहे हैं। आर्थर बताता है कि बिल्कुल, क्योंकि उनके पास बस यही एक सबूत जैसा कुछ है। आगे ये सभी बाहर आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर को यहाँ पर भाई एबल को ठीक देख के बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। खैर आगे गिल्ड मास्टर रियो से कहते हैं कि गार्ड्स ने मुझे कहा कि तुम उनके ऑर्डर को इग्नोर करके सीधा डंजन के अंदर चले गए। रियो भाई इसके लिए उनसे माफी मांगता है। तभी आर्थर गिल्ड मास्टर से कहता है कि वो रियो से ऐसे बात न करे, उसकी वजह से ही ये सब जिंदा लौट पाए हैं। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर हैरान ही हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ। आर्थर कहता है कि चलो इसके बारे में मैं तुम्हें टेंट में अच्छे से बताऊंगा। रियो ने जो कुछ भी किया होगा उसके लिए गिल्ड मास्टर उसको थैंक्स कहते हैं। यह टेंट में आने के बाद आर्थर गिल्ड मास्टर को बताता है कि डंजन में उनका सामना डेविल से हुआ, साथ ही वहाँ पर डीमन प्रिंस भी था। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि डेविल्स और डीमन प्रिंस होने के बावजूद ये सभी बच के वापस आ पाए। गिल्ड मास्टर को लग रहा होता है कि एबल और उसकी पार्टी ने सब डेविल और डीमन प्रिंस को संभाला होगा, लेकिन आर्थर बताता है ऐसा नहीं है। एबल इम्प्रेस था, लेकिन डीमन प्रिंस बस उसे खत्म ही करने वाला था। क्या तो फिर कैसे? मतलब हाँ, तभी रियो आया। ह्यूज, आखिर वो कौन है? मैं आपको बता नहीं सकता, वैसे मुझे भी कुछ खास उतना पता नहीं है। उसने मेल्फिक माउंटेन के बियॉन्ड से एबल को यहाँ तक लाने में हेल्प की। अच्छा, तो वो है एबल का फ्रेंड। बढ़िया है, एक ऐसा फ्रेंड जो डीमन प्रिंस को एक स्लैश में ही खत्म कर दे। सच में वो कमाल का है। हाँ, आपने क्या कहा? उसने डीमंस और डीमन प्रिंस को चुटकियों में खत्म कर दिया था। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रियो यहाँ इनकी कंट्री में है, इनके लिए ये अच्छा ही है, लेकिन ये समझ जाते हैं कि रियो और उसकी पावर के बारे में वो उन घटिया एरिस्टोक्रेट को पता नहीं लगने दे सकते। और इधर गिल्ड मास्टर से कहता है कि डंजन में जो कुछ भी हुआ है उसकी वो ऑफिशियल रिपोर्ट जब बनाता है तो रियो के बारे में उसमें कुछ बना डाले। गिल्ड मास्टर हाँ कहते हैं। अगले दिन हम देखते कि रियो भाई इन तीनों की ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन रियो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन इन तीनों की बैंड बज रही होती है। खैर इसके बाद हमें दोपहर में दिखाया जाता है, जहाँ रियो ऐसे ही टाउन में घूम रहा होता है। वो थोड़ा सा बोर सा हो गया था क्योंकि कल की बैटल वो बहुत ही आसानी से जीत गया था। रियो को थोड़ी तगड़ी बैटल करने का मन कर रहा था। तभी रियो को अचानक से बहुत ही टेस्टी खुशबू आने लगती है। रियो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सेरा भी होती है। रियो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस प्लेस के बारे में पता होगा, बस कोइंसिडेंटली सेरा मुझे यहाँ की कड़ी की स्मेल आई। ओह अच्छा, तो तुम्हारे नोज ने तुम्हें यहाँ पर लाया। वैसे पूरे लून में यहाँ से बेहतर करी कहीं पे भी नहीं मिलती। आगे ये दोनों कड़ी का ऑर्डर देते हैं और दोनों मस्त से करी को एंजॉय करते हैं। इसके बाद आगे सेरा से रियो को पता चलता है कि वो मार्ग्रेव लून ऑर्डर ऑफ नाइट में एक स्वॉर्ड्समैन इंस्ट्रक्टर है। रियो यहाँ पर थोड़ा सा हैरानी हो जाता है कि सेरा स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाती है। सेरा उसे बताती है कि वो दिखते नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेरा रियो से एक ड्यूएल के लिए पूछती है। रियो भी मान जाता है। आगे हम देखते कि रियो सेरा जहाँ पे सबको ट्रेनिंग देती है वहाँ पर आ जाता है। ये दोनों ड्यूएल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नाइट्स भी होते हैं जो कि इनकी ड्यूएल को देख रहे होते हैं। इन नाइट को शायद से सेरा ने ही स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई होती है। यहाँ पर सेरा रियो से कहती है कि शॉप के बाद से उसने देखा कि रियो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है, जिससे कि वो बैटल करना चाहता है, पर बैटल में उसे अपना पूरा जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। रियो सेरा से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि रियो स्वॉर्ड भी चला सकता है। वो बताती है कि रियो की चाल और पोस्चर देख के सेरा भी अपने आप में एक स्वॉर्ड और मैजिक दोनों का यूज कर सकती है, तो उसने रियो के बारे में भी ये बात समझ ली होती है। इनका ड्यूएल शुरू हो जाता है। सेरा तेजी से रियो पे अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन रियो भी काफी ज्यादा तेज होता है। वही पहले सेरा पे अपना अटैक लॉन्च कर देता है और सेरा की स्वॉर्ड पे हल्का सा स्लैश लग जाता है। इनकी बैटल चल रही होती है जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। ये नाइट्स भी इनकी बैटल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। सेरा भी यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है। रियो भी कहता है कि सेरा बहुत ही ज्यादा तेज है। सेरा भी उसे कहती है कि वो भी कमाल है, अभी तक कोई भी नाइट उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाया। सेरा समझ जाती है कि रियो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा है, तो सेरा रियो से कहती है कि अब वो सीरियसली होकर उस पे अटैक करने वाली है। सेरा बहुत ही ज्यादा तेजी से रियो पे अटैक करने के लिए आ जाती है। रियो भी देखता है कि सेरा पहले से अभी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। रियो वैसे अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है, लेकिन क्या करे, उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और रियो यहाँ पर हार जाता है। सेरा भाई एक्साइटमेंट में रियो के गले ही लग जाती है। वो रियो से कह रही होती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। रियो भाई यहाँ पर शर्म से लाल हो रहा होता है। तभी सेरा जरा होश में आती है। माफ करना रियो, लेकिन विंड रोप पहनते हुए भी तुमने मुझे वैसे डिफेंड किया, सच में तुम कमाल के हो। ओ, तो अपने आप को संभालने के लिए तुम विंड मैजिक का यूज कर रही थी। ये तो मैंने जो भी किया है उससे कई ज्यादा इम्प्रेसिव है सेरा। नहीं, तुम जैसा डिफेंड कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। वैसे रियो वो क्या था? मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की होगी, पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने वो सब कहाँ से सीखा। मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वो मेरे मेंटर की वजह से है। उन्होंने ही मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई, ये रोप भी उन्होंने ही मुझे दिया। क्या कह रहे हो? फेरी किंग ने तुम्हें खुद फाइट करना सिखाया? अरे हाँ सेरा, हमारी पहली मीटिंग में भी तुमने फेरी किंग के बारे में मेंशन किया था। क्या तुम्हें उनके बारे में पता है? बात ऐसे है कि
एल्फ्स हाफ फेरिस होते हैं, इसकी वजह से ही वो बात मैं जान पाई थी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सेरा से कहती है कि मास्टर एल्फोना के लेक्चर का टाइम हो चुका है। सेरा रियो से इजाजत लेती है। वो उसे बताती है कि उसे मार्ग्रेव के ग्रैंडसन को ट्रेन करना है, तो अभी उसे जाना होगा। इस लड़की का नाम रेलिटा होता है। सेरा उसे बताती है कि रियो एक एडवेंचरर है और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे होम दिखाया जाए। रेलिटा हाँ कहती है। सेरा यहाँ से चली जाती है। आगे रेलिटा रियो को ले जाने लगती है, लेकिन वो मन में लगातार यही सोच रही होती है कि रियो सेरा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसे लग रहा होता है कि कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। खैर तभी कोइंसिडेंटली गिल्ड मास्टर यहाँ रियो के सामने आ जाते हैं और वो रियो से पूछते कि क्या तुम डॉम की तरफ जा रहे हो? चलो वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आ जाओ। हम देखते कि रियो गिल्ड मास्टर के साथ टाउन में निकल पड़ता है। सर आर्थर ने मुझे बताया कि तुमने कल क्या किया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हालांकि फिर भी तुम ऐसे ही गार्ड के ऑर्डर को ना मान के सीधा डंजन के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हें एक पनिशमेंट देने वाला हूँ। खैर रियो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। वैसे रजिस्ट्रेशन के बाद तुमने कोई नॉन डंजन वाला जॉब नहीं किया है, राइट? जो जॉब मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसमें तुम्हें एक राउंड ट्रिप बनानी है। तुम्हें कुछ मर्चेंट को एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक जाते हुए देखना है, फिर उसके बाद वापस आना है। ओह, तो यही राउंड ट्रिप है क्या? हाँ, और तुम्हारी डेस्टिनेशन है विथनाश। अगले दिन हम देखते कि नील्स यहाँ रियो से एक हेल्प मांग रहा होता है। वो बताता है कि उसके होम टाउन अबाली ने यह गिल्ड में एक हंटिंग रिक्वेस्ट डाली है। नील्स उसे एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन वो क्वेस्ट डी या उसके हाई रैंक वाले के लिए ही है। ईटो बताता है कि ग्रेट टिडल बोर में हेल्प करने की वजह से ईटो और नील्स को ई रैंक में प्रमोट कर दिया है, लेकिन यकीनन ये काफी नहीं है। तभी एमन भी कहता है कि उसने क्वेस्ट के बारे में पढ़ा था। क्वेरी में कुछ गॉब्लिन और स्केलेटन के बारे में लिखा था। स्केलेटन सुनते रियो भाई यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही इस क्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। आगे सभी गिल्ड मास्टर के पास आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह हंटिंग वाला रिक्वेस्ट पहले कैलादी टाउन में दी गई थी, लेकिन वहाँ से कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इसकी वजह से वहाँ से वो रिक्वेस्ट या लून टाउन में फॉरवर्ड हो गई। हालांकि नील्स इसके बारे में ऑलरेडी जानता था। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि कैलादी टाउन ने इस जॉब को करने के लिए 2 बार एडवेंचरर को भेजा था। पहली पार्टी ई रैंक की थी और दूसरी डी रैंक की थी। रियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि डी रैंक की पार्टी ऑलरेडी इस मिशन में फेल हो गई। ईटो भी कहता है कि शायद से स्केलेटन और गॉब्लिन को हराना इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। गिल्ड मास्टर बताता है कि डी रैंक की पार्टी के रिपोर्ट के अनुसार उनको टाउन से सपोर्ट ही नहीं मिला। टाउन वाले एडवेंचरर के खिलाफ ही हो गए थे और उन्होंने एडवेंचरर को भगा दिया। ये सुनने के बाद नील्स हैरान हो जाता है। एमोन कहता है कि शायद विलेज वाले आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन नील्स बताता है कि विलेज वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। खैर यहाँ पर गिल्ड मास्टर को भी पता होता है कि नील्स उसी विलेज से है, तो उनको अच्छा लग रहा होता है कि नील्स और बाकी सब ने इस क्वेस्ट को लिया है, ताकि गिल्ड मास्टर इनको सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि ई रैंक वाली पार्टी काफी ज्यादा घायल होकर आई थी। और बताया गया है कि 30 स्केलेटन है। ईटो जो कि एक हीलर है वो इनके साथ है और रियो भी इनके साथ है, तो गिल्ड मास्टर को इनकी ज्यादा चिंता नहीं हो रही होती। रियो को विथनाश में जाने के लिए कुछ दिन थे, तो गिल्ड मास्टर इस क्वेस्ट के लिए इनको अलाउ कर देते हैं। अगले दिन हम देखते कि ये सभी नील्स के टाउन अबाली में आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही गाँव वाले नील्स को पहचान जाते हैं। आगे लोग टाउन के मेयर, जिनका नाम बोलान है, उनके पास आते हैं। नील्स को देखने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं। आगे नील्स इन सभी को बोलान से इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे सभी एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ बोलान को ये बता देती है कि ये यहाँ उस हंटिंग वाले क्वेस्ट को करने के लिए आए हैं। किसी अनजान एडवेंचरर के बजाय खुद इनके गाँव का एडवेंचरर नील्स यहाँ अपने साथियों के साथ मिशन करने के लिए आया है, तो बोलान को भी ये बेटर लग रहा होता है। नील्स बोलान से पूछता है कि बोलान, सेकंड ग्रुप के एडवेंचरर ने कुछ ऐसा कहा कि टाउन वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आखिर क्या सीन है? बोलान बताता है कि ईस्ट के जंगल में स्केलेटन और साउथ के जंगल में गॉब्लिन्स के दिखने के बाद इन्होंने उस हंटिंग वाले रिक्वेस्ट को रखा। फर्स्ट एडवेंचरर ग्रुप जब यहाँ पर आया, वो लोग ईस्ट के जंगल में बहुत ही ज्यादा अंदर तक फाइट करने के लिए चले गए, जहाँ उनको जाना नहीं था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ, इसलिए सेकंड पार्टी आई, पर विलेजर्स ने उनको भगा दिया, क्योंकि अगर वो वहाँ पर और अंदर जाते तो उनके लिए लाइफ और डेथ की बैटल हो जाती। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस विलेज में कुछ खास जगह है, जिससे विलेज का सीक्रेट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए एल्डर और काउंसिल की अप्रूव के बिना नील्स इनको उसके बारे में बता भी नहीं सकता। नील्स इसके लिए इनसे माफी मांगता है। इसके बाद रात में हमें नील्स के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है कि नील्स का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। नील्स के छोटे भाई का नाम निलोई होता है। वो बताता है कि जैसे ही मैं 18 साल का हो गया, नील्स ने घर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दी और वो एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ा। वैसे नील्स पहले ही एज होने के बाद एडवेंचरर बनने के लिए जाने वाला था, लेकिन बीच में ही हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद से नील्स ने ही हमें बड़ा किया और फिर जब मैं काबिल हो गया, वो एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ा। ये सुन के ये सभी समझ जाते हैं कि नील्स भले ही थोड़ा सा बदमाश टाइप का हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। खैर तब यहाँ पर नील्स आ जाता है और वो इनको बताता है कि हंट करने के लिए इनको काउंसिल से अप्रूव मिल गया है। ये लोग अपने मिशन के लिए कल ही जाने वाले होते हैं। पहले इनको गॉब्लिन्स को हराना है, उसके बाद स्केलेटन्स को। इस विलेज में 2 स्पेशल चीजें हैं। पहली है इनके विलेज का गार्डियन बीस्ट, वो ईस्ट के जंगल में रहता है। ये सुनने के बाद रियो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो
जाता है। उससे वो गार्डियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिकल लग रहा होता है। ईटो भी थोड़ा सा हैरान था। वैसे उसने सुना था कि कुछ विलेज होते हैं जिनका गार्डियन होता है, पर उसे नहीं लगा था कि नील्स का विलेज भी उनमें से होगा। अगर नील्स बताता है कि सिर्फ मेयर और एल्डर से गार्डियन से मिले हैं, तो उसके लिए भी यह फर्स्ट टाइम होगा। यहाँ रियो अपनी ही कहानी बना रहा होता है कि शायद से गार्डियन को कोई इविल गॉड या कुछ ऐसा पजिस कर लेगा और वो इन पे अटैक कर देगा। तभी नील्स रियो से कहता है कि तुम फिर से कुछ ऊट पटांग तो नहीं सोचने लगे। रियो कहता है कि कुछ नहीं। वैसे वो दूसरी स्पेशल बात क्या है? नील्स बताता है कि विलेज में एक श्राइन है, हालांकि इसके बारे में एल्डर ही इनको कल बताने वाली है, तो इसके लिए उनको कल तक वेट करना होगा। अगले दिन ये सभी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बाउलन को गॉब्लिन दिखे थे। इनको यहाँ पर गॉब्लिन के पैरों को निशान भी दिखते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि गॉब्लिन का डेन आसपास ही होगा। तभी रियो को साइड से सेंस होता है कि वहाँ से 10 गॉब्लिन इनकी तरफ आ रहे हैं या गॉब्लिन आ रहे होते हैं। तभी रियो अपने आइस बाइंड टेन का यूज करके गॉब्लिन को जमाने लगता है। काफी सारे गॉब्लिन जमने के बाद ये सभी गॉब्लिन पे अटैक करके उनको खत्म कर देते हैं। एक गॉब्लिन बच के यहाँ से भाग रहा होता है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये गॉब्लिन यहाँ अपने डेन के पास आता है। ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। रियो इन सभी को भी आइस बाइंड से जमा देता है और आगे ये सभी उनको खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी अंदर से एक गॉब्लिन जनरल आता है। एमोन कहता है कि ये तो वही ग्रेट टिडलबोर जैसा गॉब्लिन जनरल है। ये जानते हैं कि ये गॉब्लिन जनरल को नहीं हरा पाएंगे। गॉब्लिन जनरल इन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी रियो अपने आइस बाइंड का यूज करके गॉब्लिन जनरल को जकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है। रियो नील्स से कहता है कि उसे खत्म कर दो। नील्स इस गॉब्लिन जनरल को खत्म कर देता है। ये लोग भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनको एक गॉब्लिन जनरल का मैजिक स्टोन मिला। रियो की पावर देखने के बाद बाउलान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो नील्स से कहता है कि तुम्हारा ये फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी एल्डर जिनका नाम नासू होता है उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी गार्डियन बीस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। एटो एल्डर नासू से पूछता है कि क्या उनके स्टाफ पे वो चार्म अर्थ मदर गॉडेस का है? एल्डर हाँ कहती है। एल्डर कहती है कि एटो ने उससे ये सवाल पूछा है, इसका मतलब ये है कि वो एक प्रीस्ट होगा। रियो पूछता है कि अर्थ मदर गॉडेस क्या है? एटो बताता है कि गॉड ऑफ लाइट और अर्थ मदर गॉडेस ओरिजिनली फैंटम ऑफ 7 से बिलोंग करते हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। एल्डर बताती है कि आज लोगों को लगता है कि प्रीस्ट के टेम्पल सारे गॉडेस ऑफ लाइट को वर्शिप करते हैं और बाकी के 6 देवता गुमनामी में चले गए, लेकिन इस विलेज के एल्डर अर्थ मदर गॉडेस को जनरेशन से वर्शिप करते आए हैं। रियो पूछता है कि क्या एल्डर लाइट एलिमेंट वाला हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर सकती? एल्डर बताती है कि वो हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती है, पर लाइट टेम्पल से उसका हीलिंग मैजिक अलग है। एल्डर ईटो से पूछते कि क्या वो इंचांटेशन का यूज करता है? ईटो हाँ कहता है। एल्डर उसे बताती है कि जो अर्थ मदर को सर्व करते आए हैं वो इंचांटेशन का यूज नहीं करते या उनको ये करना भी नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद ईटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि ये सभी गार्डियन बीस्ट के केव के पास आ जाते हैं। एल्डर गार्डियन बीस्ट को बाहर बुलाती है। वो बताती है कि उसने बाउलान और 4 एडवेंचरर को लाया है। इन्होंने हंटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। हम देखते कि अंदर से गार्डियन बाहर आता है। ये एक फेंड्रिन होता है और ये एकदम नॉर्मल होता है, जो देख के रियो का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि अब उसे कोई भी फाइट नहीं करनी होगी। फेंड्रिन इनको देख के पहचान जाता है कि ईटो एक लाइट प्रेस्ट है, एमोन और नील्स स्वॉर्ड्समैन है। रियो को देखने के बाद फेंड्रिन उसे अपना नाम बताता है, जो कि नुक्सीन होता है। फेंड्रिन रियो से पूछता है कि वाटर मैजिशियन, आखिर मैं तुम्हें क्या करके बुला सकता हूँ? रियो फेंड्रिन को अपना नाम बता देता है। यहाँ पर एल्डर और बोवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गार्डियन बीस्ट ने अपना नाम बताया, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था। फेंड्रिन बताता है कि उसका नाम प्रोनाउंस करने में काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसने कभी नहीं बताया। हालांकि रियो को उसका नाम बताना ये थोड़ा सा रूड होता। आगे फेंड्रिन रियो को बताता है कि वो भी फेरी लोग से रिलेटेड है और रियो भी है, इसलिए रियो के प्रेजेंस में रहना ये गार्डियन बीस्ट के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। गार्डियन बीस्ट नासू से कहता है कि उसने एक काफी वंडरफुल गेस्ट को यहाँ पर लाया है। खैर आगे फेंड्रिन इनको क्वेस्ट के बारे में बताता है। श्राइन के सामने करीब 30 स्केलेटन है और अंदर एक पावरफुल स्केलेटन है। फेंड्रिन ने खुद से उसे श्राइन के अंदर रोक के रखा है। जैसे ये लोग बाकी के 30 स्केलेटन को खत्म करते हैं तो श्राइन की पावर अंदर के स्केलेटन को रोक नहीं पाएगी। आगे हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पर आ गए होते हैं। एटो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके बाहर के सारे अनडेड को खत्म कर देता है। इसके बाद ये सभी श्राइन के दरवाजे को ओपन करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अंदर एक काफी बड़ा और पावरफुल स्केलेटन आर्क होता है। रियो अपनी पावर का यूज करके इनके वेपन्स को पावरफुल बना देता है। इसके बाद वो गार्डियन बीस्ट को सिग्नल दे देता है कि अभी वो स्केलेटन आर्क को बाहर आने दे सकता है। स्केलेटन आर्क यहाँ पर बाहर आने लगता है। रियो आइस बांध को बना के उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद नील्स और एमोन स्केलेटन पे अटैक करते हैं। आगे स्केलेटन उड़ जाता है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है। नील्स स्केलेटन के सर पर एक तगड़ा वार करता है। स्केलेटन भाई फिर से उठने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही चल के फिर से गिर जाता है। नील्स इस बार स्केलेटन की गर्दन पे बहुत ही तगड़ा हमला कर देता है और हम देखते कि ये स्केलेटन आर्क यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद ये सभी श्राइन के अंदर आते हैं। एल्डर बताती कि वो भी कभी यहाँ पर श्राइन के अंदर नहीं आई थी।
ही यहाँ अंदर आके इनको एक मूर्ति दिखाई देती है जिसका एक पार्ट मिसिंग होता है। भगवान पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एल्डर बताते हैं कि उनके विलेज के एक प्रीस्ट ने एक बार कुछ कहा था, वहाँ पर जो ज्वेल है वो शाइन हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो डार्क और क्लाउडी बन गया और फिर सब कुछ एक साथ बिखरने लगा। गार्डियन बीस्ट ने भी कुछ मेंशन किया था कि क्यों में कई और से एक पावर फ्लो रिज्यू हो रही है। एल्डर को लग रहा होता है कि यही वो कारण था जिसकी वजह से गॉब्लिन और स्केलेटन यहाँ पर दिखाई देने लगे थे। ये श्राइन उनके लिए एक पावर का सोर्स जैसा बन गया था। एल्डर कहते हैं कि वो अपने सॉर्सरी का यूज करके इसे सील कर देगी, जिससे जो कुछ भी पावर इसके अंदर से आ रही थी अब वो बाहर नहीं आ पाएगी। आगे हम देखते हैं कि इनका काम हो गया था तो ये लोग लून की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ईटो और नील्स को डॉन्स में लेके लगभग 300 दिन होने वाले थे। अब वो दोनों कई और जगह पे रेंट दे के रहने वाले होते हैं। नील्स एमोन और रियो से पूछता है कि क्या वो दोनों उनके साथ रहने के लिए आएंगे। एमोन तो तुरंत ही इसके लिए मान जाता है, लेकिन रियो कहता है कि इसके बारे में वो नील्स को बाद में बताएगा क्योंकि उसे पहले कुछ करना है। इसके बाद हमें गिल्ड मास्टर और एबल को दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड मास्टर ने एबल को विथनाश पोर्ट फेस्टिवल के ओपनिंग में अपना प्रतिनिधि के रूप में जाने के लिए कहा होता है। इसके बाद हमें दो मैच को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक बंदा इनकी ट्रेनिंग को रोक देता है और बताता है कि कमांडर उनसे कुछ कहना चाहती है। इनकी कमांडर आती है और वो इनसे कहती है कि इंपीरियल मैजेस्टी से ऑर्डर आया है कि वो और उनका लेफ्टिनेंट वो कल नाइटली किंगडम के विथनिश में जाने वाले हैं। वो 2 मंथ के लिए वहाँ पर जाने वाले हैं। उनके वापस आने तक कमांडर इन सभी में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती है। आगे हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इनफेर्नो मैजिशियन है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। वीडियो को प्लीज हाइप कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।